हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? बढ़िया है, एकदम तगड़े हैं, जबरदस्त है, झन्नाट है एकदम। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, आप कैसे हो गुरुजी? हम भी बढ़िया हैं बेटा। तो कैसे हैं आप? अच्छा, राजू ऑफिशियल, ज्यादा कैरी मिनाटी नहीं देख लिया तूने? ओके जी, चलो बढ़े आगे, स्टार्ट करें। ओके सर जी, दिन का पता नहीं लगता कब निकल जाता है। बहुत पढ़ाई कर रहा है विशाल कुछवा है विशाल में। चलो, तो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कौन सा बेटा? जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना? इसको आगे करते हैं। स्टार्ट करें। हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो क्या था भैया? हमारा अंतर प्रजातीय संबंध पढ़ रहे थे, यानी रिलेशनशिप देख रहे थे दो अलग अलग जातियों के बीच में। हमने बात करी थी कि ये जो संबंध जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक होते हैं जिनको हम लाभदायक बोलेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन बोलेंगे, जहां पर या तो दोनों जातियों को फायदा हो जाए या दोनों में से किसी एक जाति को फायदा हो जाए, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संबंध बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक क्रियाएं होती है, ऋणात्मक संबंध होते हैं, ऋणात्मक इंटरेक्शंस होते हैं, जिसमें दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही क्या हो जाए? नुकसान हो जाए, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? या तो एक को या दोनों को ही क्या हो जाए सर? हानि हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटरेक्शंस बोलते हैं। ये हम लोगों ने बात करी थी। अब इसके बाद हमें ये दोनों इंटरेक्शंस पढ़ने थे। पॉजिटिव इंटरेक्शन जो थे इसके दो प्रकार थे, सहोपकारिता था और एक सहभोजिता था। नेगेटिव इंटरेक्शन जो है इसके चार प्रकार है, परभक्षण है, परजीविता है और अंतरजातीय परजीविता है, और एक था हमारा स्पर्धा है। तो चार प्रकार हैं किसके? ऋणात्मक संबंधों के। दो प्रकार है हमारे किसके? धनात्मक संबंधों के, है ना? फिर उसके बाद हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? धनात्मक संबंधों की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक संबंधों की। धनात्मक संबंध क्या होते हैं भैया? ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। वो संबंध जिनको हम लाभदायक संबंध भी बोलते हैं, जिसमें एक जाति या दोनों को क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है। ठीक है, नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। भैया इसके दो प्रकार थे, मैंने आपको बता दिया था। एक था सहोपकारिता जिसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या सिम्बायोसिस, सहजीवी संबंध भी कहते हैं। और दूसरा है सहभोजिता जिसको हम कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। इनके सिंबल याद रखने, प्लस प्लस यानी दोनों को फायदा, प्लस जीरो यानी एक को फायदा, एक को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? सहोपकारिता पढ़ेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सहोपकारिता की बात करेंगे। सहोपकारी संबंध जो होते हैं उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या सहजीवी संबंध बोलते हैं, या सह विकास भी बोलते हैं। अब सर सह विकास क्यों बोला है? सह अस्तित्व क्यों बोला है? सह विलोपन क्यों बोला है? मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई एक जाति ए है और एक जाति बी है। जाति ए जो है वो बी के बिना नहीं रह सकती और बी जो है वो ए के बिना नहीं रह सकती है। ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक तरीके से। तो अगर दोनों का विकास होना है तो साथ साथ होएगा। दोनों में से अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो दोनों का सह विकास होएगा। दोनों का अस्तित्व की अगर बात करें तो दोनों का अस्तित्व साथ साथ मिलेगा। दोनों में से अगर एक विलोपित हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा, यानी साथ साथ विलोपन भी हो जाएगा। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या है? टोटली डिपेंडेंट है। अगर दोनों का विकास होएगा, मतलब एक का विकास हुआ तो दूसरे का भी विकास होना चाहिए। अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ मिलेंगे, दोनों का अस्तित्व मिलेगा। इस प्रकार का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? सहोपकारी संबंध कहलाता है या सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक की बात। इतनी सी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? यहां तक की बात में, यहां तक की बात सर। अब बात करते सर मेनली यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जांपल्स,
यहां से क्या पूछे जाएंगे सर? एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो चीज वर्ड लिखे हुए हैं एक बार इनको और देख लेते क्या लिखा हुआ है। धनात्मक क्रियाएं जो होती हैं जिसमें दोनों जातियों के सदस्य पूर्ण रूप से वृद्धि करते हैं और उत्तरजीविता के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इतनी सी बात कौन से बच्चे को समझ में नहीं आई क्या सर? वापस से सुनना। ये एक ऐसा संबंध है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो अलग अलग जाति के सदस्य जो हैं पूर्ण रूप से यानी 100% क्या करेंगे सर? वृद्धि करेंगे। कब? दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। दोनों की वृद्धि साथ साथ होगी, दोनों साथ साथ अस्तित्व में रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? फायदा पहुंचाएंगे। दोनों में से अगर एक को नुकसान हुआ तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे को भी क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट, यह एक अविकल्पी संबंध है। अब जरा सोचिए, अविकल्पी संबंध का मतलब क्या होएगा? दिमाग लगाइए। मैंने बोला ये दो जातियां हैं, ये दो जातियां हैं, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है। क्या इसके पास अलग से जिंदा रहने का कोई उपाय है? विकल्प है? नहीं। क्या इसके पास अलग से जिंदा रहने का कोई विकल्प है? नहीं। यानी दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट है, इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा सर? विकल्पी या अविकल्पी? भैया ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बोलेंगे, अविकल्पी संबंध कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये दोनों बिंदु क्लियर है। सहोपकारिता या सिम्बायोसिस या सह विकास या सह अस्तित्व या सह विलोपन, ये सारे के सारे वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर सिंपल से दो बिंदु हैं कि दो जीव, दो विभिन्न जातियां एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, एक दूसरे को क्या पहुंचा रही है? फायदा पहुंचा रही है। और ये कैसा संबंध है भैया? अविकल्पी संबंध है। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा इनके एग्जाम्पल से। क्वेश्चन आएगा कहां से? इनके एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर क्यों बता रहे? रीजन है क्या? हम यहां पर जो पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एक जंतु और जंतु के बीच में देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम एक पादप और जंतु के बीच में देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम शैवाल और कवक के बीच में देखेंगे। ठीक है जी। और चौथा एग्जाम्पल हम एक पादप और एक जंतु के बीच में देखेंगे। पांचवा एग्जाम्पल हम एक जंतु और एक पादप के बीच में देखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर टोटल ये 5 एग्जाम्पल है। टोटल कितने एग्जाम्पल है? 5 एग्जाम्पल है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है जी। वेल डन मनीषा इंद्लिया। फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कैसा? अविकल्पी। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी होता है। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल जो वो एक जंतु और जंतु के बीच में है। जंतु का नाम है, एक है दीमक और एक है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है बेटा, ये याद रखना। अब यहां पर क्या बताया गया है? देखिए, ये जो दीमक जो होती है, जो आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, दीमक इस प्रकार से होती है ना, और लकड़ियों पर लग जाती है। अब लकड़ी अगर ये खा रही है, तो लकड़ी अगर इनके अंदर जा रही है, तो लकड़ी के अंदर यानी पादप के भाग जा रहा है, उस पादप के अंदर सेल्यूलोज होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। यानी सेल्यूलोज इनके अंदर जाएगा, दीमक के अंदर जाएगा। अब ये जो दीमक जो होती है, इनकी आहार नाल में होता है ट्राइकोनिम्फा। कौन? ये जो ट्राइकोनिम्फा जो होता है, ये इनकी आहार नाल में होता है, दीमक की आहार नाल में। ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन कर देता है और ग्लूकोज उत्पन्न करता है। क्या? ये ट्राइकोनिम्फा इनकी आहार नाल में होता है। ये ट्राइकोनिम्फा सेल्यूलोज का पाचन कर देता है और सेल्यूलोज के पाचन करने से क्या बनता है सर? ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को ये यूटिलाइज कर लेती है और बदले में इसको जगह भी मिल रही है और रहने के लिए खाना भी मिल रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो परजीवी है। नहीं, परजीवी नहीं है। परजीवी कब कहलाता? जब नुकसान पहुंचाता। नुकसान थोड़ा ना पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। सेल्यूलोज जो इसके अंदर पाचन करने के लिए एंजाइम इसके पास नहीं थे, तो वो किसने रिलीज किए? इसने। यानी ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो है इसको रहने के लिए जगह भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है अपने ही अंदर, और ये बदले में इसको क्या कर रहा है? जो ये खा रही है सेल्यूलोज, जो पादप का भाग इसके अंदर जा रहा है, उसका पाचन करने में ये हेल्प कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, नहीं मदद कर रहे हैं? अब जरा इमेजिन करिए, अगर ये नहीं होती तो क्या ये जिंदा रह पाता?
अगर ये नहीं होता तो क्या ये जिंदा रह पाती? नहीं सर। क्या पादप पादपों पर आश्रित है, पादपों से पोषण ले रही है, क्या ये जिंदा रह पाती? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज खाती, उसका पाचन नहीं होता, तो भोजन का पाचन नहीं होता, तो फिर कैसे जिंदा रह पाती? नहीं रह पाती। तो दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। ये था पहला एग्जाम्पल जिसका नाम था दीमक और ट्राइकोनिम्फा। हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आप जस्ट इतना सा लिखिएगा, दीमक और ट्राइकोनिम्फा, बस इतना सा लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक जंतु और जंतु के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, सहोपकारी संबंध होता है। अब हम वो एग्जाम्पल पढ़ने वाले जो हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और उनको समझने वाले हैं। आइएगा, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है किसके बीच में? एक प्लांट और एक एनिमल के बीच में दे रखा है, एक पादप और एक जंतु के बीच में दे रखा है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा है? युक्का पादप और कीट प्रोनुबा के बीच में क्या हमने सहजीवी संबंध देखा था? याद करिए, क्या युक्का पादप और प्रोनुबा के बीच में, प्रोनुबा एक शलभ था, उसके बीच में कोई सहजीवी संबंध हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या वापस से पढ़ाने की जरूरत है? क्या हमने ये पहले पढ़ा है कि पुष्पीय पादप कौन सा? युक्का, लंबे लंबे पुष्प होते थे, कीट आता था, अपने अंडे देता था, बदले में परागण करा जाता था। परागण सिर्फ प्रोनुबा शलभ कराएगा और कीट कौन सा? प्रोनुबा ही केवल इसके अंदर अंडे दे पाएगा। क्या आपको याद आ रहा है? हाँ जी, क्या ये याद है? पढ़ा था? क्या ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, जस्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल डाल दीजिए, सेकंड डाल दीजिए। अगर आपको डालना, ये वाला डालना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, आपके अंदर है क्षमता कि याद रख सकते हैं, तो याद रखना। बाकी ये तो याद रखना ही रखना है जो दूसरे चैप्टर में आ रहा है। आपके पहले चैप्टर में भी आया था, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में भी आया था, और यहां पर भी आया है, ठीक है? सर युक्का प्लांट क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, तू पहले क्लास देख बेटा। के राकेश, पहले आप क्लास देखो, चैप्टर पढ़ो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, फिर उसके बाद में क्लास में आना, ठीक है दोस्त? हाँ जी, तो कौन सा पादप है? युक्का पादप। और कीट कौन सा है? प्रोनुबा। इनके बीच में कौन सा होता है? परागण कराता है। कौन? युक्का पादप के साथ में ये शलभ जो होता है, ये क्या कराता है? परागण कराता है। डन, आगे बढ़े, चलें आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर देख रहे हैं, ये युक्का पादप था और यही डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद में आ रहा हो तो, ठीक है? नेक्स्ट अगला जो उदाहरण है ये है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या ये वर्ड भी पहले पढ़ा हुआ है? आपको याद आ रहा है कहीं ना कहीं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, औद्योगिक उत्कृष्णता, जहां पर सफेद रंग के होते थे लाइकेन, जहां पर ये लाइकेन होते थे पेड़ों के तने पर होते थे, जिससे सफेद रंग के या श्वेत रंग के जो शलभ जो थे वो छुप जाते थे। ये लाइकेन जो है ये प्रदूषण के सूचक होते हैं, ये प्रदूषित एरिया में नहीं ग्रो करते हैं। कौन होते हैं लाइकेन? सर शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है, सहोपकारी संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं गुरु? लाइकेन बोलते हैं। बताइए, क्या ये तीसरा एग्जाम्पल समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपने हेडिंग डालनी है क्या? धनात्मक संबंध। उसमें पहला सहोपकारिता। सहोपकारिता को आप सह अस्तित्व भी लिख सकते हैं, सहजीवी भी लिख सकते हैं, है ना? सह विलोपन भी लिख सकते हैं, सह विकास भी लिख सकते हैं, कई सारे नाम दे सकते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में पहला अगर याद रखना है तो याद रखना दीमक और ट्राइकोनिम्फा। नहीं याद हो सकता बोलो कि हम सर भूल सकते, छोड़ देना, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन ये दो एग्जाम्पल दे रखे, शैवाल और कवक के बीच में लाइकेन, युक्का पादप और शलभ कौन सी है? प्रोनुबा। याद रखना इनके बीच में सहोपकारी संबंध। क्या ये सिंपल सा था? बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट। ये हमारे लाइकेन्स होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं? ये ऐसे लगता है जैसे फफूंदी सी लग गई है किसके ऊपर? चट्टानों के ऊपर। ये होते हैं कौन? हमारी चट्टानों के ऊपर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? ये लाइकेन्स मिलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है हेलियोटिज्म। हेलियोटिज्म समझने से पहले आप मुझे बताइएगा, लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध था? सर शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। अब आप मुझे बताइए, एक घर है और उस घर में एक नौकर है, एक मालिक है और एक नौकर है। क्या मालिक और नौकर के बीच में भी सहजीवी संबंध है? सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक मालिक और उसके घर में जो नौकरी कर रहा है व्यक्ति, क्या उनके बीच में भी सहजीवी संबंध है या नहीं है? सोचो, है या नहीं है? अगर नौकर नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है मालिक का, यानी मालिक को फायदा पहुंचा रहा है, बदले में मालिक उसको फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन दोनों में एक प्रभावी और एक अप्रभावी है। दोनों में एक प्रभावी है
एक डोमिनेटिंग नेचर का है और एक रिसेसिव नेचर का है ना। एक प्रभाविता दर्शा रहा है और एक अप्रभाविता दर्शा रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, है ना। डन, क्लियर है। तो यहां पर जो शैवाल और कवक के बीच में जो सहजीवी संबंध होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, यहां पर देखा जाता है क्या कि एक जाति जो होती है वो प्रभावी होती है और दूसरी जाति जो होती है वो कैसी होती है, अप्रभावी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोटिज्म कहते हैं। ये अभी शायद ये वर्ड आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये हेलियोटिज्म वर्ड मिल जाएगा। इसलिए अगर याद रख सकते तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, हेलियोटिज्म, ठीक है, जिसमें दोनों जाति के बीच में संबंध तो कैसा है, धनात्मक है, लेकिन एक जाति दूसरी जाति पर क्या दिखाती है सर, प्रभाविता दिखाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोटिज्म बोलते हैं। और ये किसमें देखा जाता है सर, लाइकेन्स में देखा जाता है, जहां पर कवक जो होती है वो प्रभावी होती है और कंपैरेटिवली शैवाल जो होती है वो कैसी होती है, अप्रभाविता दर्शाती है। ठीक है जी, इतना सा था, क्लियर है, डन। यहां तक की बात। कितने एग्जाम्पल हो चुके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 2, युक्का, प्रोनुबा, शैवाल और कवक का लाइकेन, 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया था। नेक्स्ट तीसरा जो एग्जाम्पल है, यह हमारी तरफ से चौथा, एनसीईआरटी की तरफ से ये तीसरा एग्जाम्पल है, वो है अंजीर के वृक्ष और बर। अंजीर के वृक्ष और बर जो होते हैं, बर जानते हैं, बर 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 बर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बर को वास्प कहा जाता है। इंग्लिश में बर को क्या कहा जाता है, वास्प कहा जाता है। और अंजीर, क्या ये पहले कभी नाम सुना, अंजीर का पेड़? जिन्होंने सुना अच्छी बात है, अंजीर का पेड़ फिग ट्री बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिग ट्री कहा जाता है। और ठंड के मौसम में ये अंजीर खाई जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो थोड़े से सनातन धर्म से जो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं लोग, जो मांस मछली नॉनवेज है ना, और किसी भी जंतु को कोई मतलब एक तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना, इस ऐसी सोच के जो लोग जो होते हैं वो कभी भी अंजीर नहीं खाते हैं। पता है आपको ये चीज? अंजीर को वेजिटेरियन फल नहीं कहा जाता, इसको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। जानते हैं ये चीज, कभी सुनी है कि अंजीर जो होता है वो कैसा होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है। सर पादप नॉन वेजिटेरियन, पादप कैसे नॉन वेजिटेरियन हो गया? इसको कभी खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते, रीजन क्या है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिएगा, ये देखिए, ये अंजीर का पेड़ नहीं है, ये एक अंजीर का पुष्पक्रम है। क्या ये एक अंजीर का पुष्पक्रम है? सर पुष्पक्रम क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं अंजीर का पेड़ है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज उसको सुनने दीजिएगा और टीचर को डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं फुल फोकस के साथ में पढ़ाने के लिए आया हूं और आप फुल फोकस के साथ में पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है जी। ये अंजीर का पेड़ है, इस अंजीर के पेड़ की ये शाखा है। इस शाखा पर क्या लगे होने चाहिए सर? पुष्प लगे होने चाहिए, है ना। क्या लगे होने चाहिए? पुष्प, है ना। अब एक पुष्प जो है इस क्रम में लगे हुए हैं, किस क्रम में लगे हुए सर? इस क्रम में लगे हुए हैं। ये सारे पुष्प हैं, यस। दिख रहा है आपको, एक क्रम दिख रहा है सर? ये सारे पुष्प है, यस। ये सारे के सारे क्या है? पुष्प है। ये पुष्प, सारे के सारे पुष्प मिलकर एक क्रम में मिल रहे हैं और इस ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम बोलते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। ये पुष्पक्रम आप चैप्टर में पढ़ेंगे, पुष्प पादपों की आकार की जो चैप्टर है वहां पर भी आएगा। सॉरी, पुष्प पादपों की शारीरिक की जो चैप्टर है वहां पर भी आएगा। कौन सा? पुष्पक्रम। तो ये जो पुष्पक्रम जो होता है, इसका नाम जस्ट मैं लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में मत लिखिएगा। फिग के अंदर यानी अंजीर के अंदर जो पुष्पक्रम होता है, उस अंजीर के अंदर जो पुष्पक्रम होता है उसका एक नाम होता है हाइपेंथोडियम। आप बोलेंगे सर ये हाइपेंथोडियम क्या होता है? ये एक पुष्पक्रम का नाम है। क्या है? ये एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम है। क्या? हाइपेंथोडियम।
किसके अंदर? अंजीर का पेड़ है, इसके अंदर जो पुष्पक्रम मिलता है उसका नाम है हाइपेंथोडियम। नाउ व्हाट इज हाइपेंथोडियम? एक ऐसा पुष्पक्रम जिसमें आप देखिएगा सारे के सारे जो पुष्प जो हैं वो कुछ इस तरीके से थे कि मादा पुष्प जो हैं वो नीचे की तरफ है। ये सारे कौन से पुष्प हैं? ये मादा पुष्प हैं। और ऊपर की तरफ जो है वो कौन से हैं? नर पुष्प हैं। ऊपर की तरफ कौन से पुष्प हैं? सर ये नर पुष्प हैं। और नीचे की तरफ कौन से हैं? सर ये मादा पुष्प हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये कौन से हैं? ये मादा पुष्प है। और ऊपर की तरफ जो है वो कौन से? नर पुष्प हैं। ऊपर एक छेद है, एक छेद होता है, ऊपर एक छिद्र पाया जाता है। यह छिद्र इतना ही होता है जितना इस छिद्र से कोई एक जंतु आकर चला जाए। और कौन सा जंतु इसमें छेद करके अंतर जाता है? वो जंतु जो होता है उसका नाम होता है बर, यानी वास्प। ये जो कीड़े आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं बर, इंग्लिश में बोलते हैं वास्प। ये छेद दिख रहा है आपको, इस छेद से कहां जाते हैं? अंदर जाते हैं। अब जब ये अंदर जाते हैं तो सबसे पहले कौन से पुष्प से ये टकराएंगे? सोचो, ये बर जो है सबसे पहले कौन से पुष्प से टकराएंगे? इमेजिन करो, ये बर है। ये बर जब अंदर जाएगा ये कौन से पुष्प से टकराएगा? नर पुष्प से कि मादा पुष्प से? सर ये टकराएगा नर पुष्प से, मेल फ्लावर से टकराएगा। अब नर पुष्प का मतलब क्या होता है? तुमको ये समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से। सर नर पुष्प कौन सा होता है? दिमाग लगाइए। नर पुष्प वो होता है जिसमें क्या होता है भैया? पुंकेसर होता है। और मादा पुष्प कौन सा होता है? सर मादा पुष्प वो होता है जिसमें स्त्री केसर होता है। ये तुमने पढ़ा हुआ है। ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है। तो यहां पर कौन है? नर पुष्प है, यानी उनमें क्या है? पुंकेसर है। और ये कौन है? सर मादा पुष्प होंगे जिसमें कौन होएगा? सर स्त्री केसर होएगा। अब जब ये बर जब अंदर जाएगा तो किससे टकराएगा? नर पुष्प से टकराएगा। नर पुष्प से जब टकराएगा तो नर में पुंकेसर जो होंगे वो झड़ेंगे और उनके अंदर से क्या निकलेगा? परागकण निकलेंगे। क्या वो परागकण जब ये अंदर जाएगा, ये कीड़ा जब अंदर जाएगा इन नर पुष्प से टकराएगा, नर पुष्प से टकराएगा तो परागकण जो है वो गिरेंगे। क्या वो परागकण इसके शरीर पर चिपक सकते हैं? सोचो, इसके शरीर पर गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते? इमेजिन करो, क्या वो नर पुष्प से निकले हुए परागकण इसके शरीर पर चिपक सकते हैं? हां सर चिपक गए। चलो सर चिपक गए। हां सर। अब देखिए खासियत देखिए, इस पुष्प की खासियत देखिए। इसमें से ये जो मादा पुष्प होते हैं इनमें से कुछ मादा पुष्प जो होते हैं, वैसे बेसिकली दो होते हैं, हम अभी दो नहीं बोलेंगे। कुछ मादा पुष्प अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। खोखले मतलब इन द सेंस, जैसे आपको ये मादा पुष्प दिखाई दे रही है। हां सर। आपको एक और मादा पुष्प देखिएगा, यहां पर एक मादा पुष्प ये दिखाई दे रही है, एक मादा पुष्प ये देखिएगा। अब दोनों मादा पुष्प में आपको डिफरेंस जरा देखना, दो मादा पुष्प में डिफरेंस जरा देखिएगा। दो मादा पुष्प में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर ये वाला जो मादा पुष्प जो था इसमें स्त्री केसर जो था उसमें वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है। यहां पर वर्तिकाग्र नहीं है, वर्तिका नहीं है, अंडाशय और अंडाशय भी ओपन है। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये कीड़ा जब अंदर आएगा, ये बर जब अंदर घुसेगा, नर पुष्प से टकराएगा तो परागकणों का छितराव होएगा, परागकण निकलेंगे, परागकण कुछ नीचे भी गिर जाएंगे और साथ साथ कुछ नीचे भी गिरेंगे और साथ साथ इससे चिपक भी जाएंगे। हां जी, इससे चिपक भी जाएंगे। अब जब ये अंदर आएगा कीड़ा तो क्या करने के लिए आ रहा है? सर ये अपने अंडे देगा। किसमें देगा? जरा सोच, कौन से अंडाशय में ये अपने अंडे दे सकता है? सर ये वाले अंडाशय में ये कीड़ा क्या दे देगा? अपने अंडे दे देगा। क्या दे देगा? अपने अंडे दे देगा। तो अब जरा सोचिए, अंडे की प्रोटेक्शन हो गई। यहां पर क्या दे दिए साहब? इसने अंडे दे दिए। हाँ जी, इसमें भी ये जो खुला हुआ था इसमें अंडे दे दिए, बाकी तो बंद है। तो इसने अंडे दे दिए, अंडों को क्या मिल गई? प्रोटेक्शन मिल गई। अब उस अंडे से क्या निकलेंगे? सर लार्वा निकलेगा। अंडे से क्या निकलेंगे? सर लार्वा निकलेंगे, है ना। अब वो लार्वा को पोषण कहां से मिलेगा? जरा दिमाग लगाए। यहां पर जो ये जो अंदर जब निषेचन हो जाएगा, अंदर बीज बन जाएंगे। अंदर कौन बनेंगे? सोच, अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? सर अंडाशय के अंदर बीज बन जाएंगे। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होएगा? सर बीजों का निर्माण हो जाएगा।
तो वो बीज जो होंगे, क्या बीजों के अंदर पोषणीय पदार्थ नहीं होते? क्या बीज में पोषणीय पदार्थ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो कुछ बीज इन लार्वा को, इन कीड़ों के जो लार्वा है, ये छोटे छोटे बच्चे जो है, किसके? इस बर के जो छोटे छोटे बच्चे जो अंडे से निकले हैं, उनको पोषण कौन देगा? सर अंदर ही जो बीज बने हैं, थोड़े से बीजों से वो क्या लेंगे सर? पोषण भी प्राप्त करेंगे। तो जरा सोचिए, क्या दोनों को फायदा हो रहा है? हाँ सर, दोनों को फायदा हो रहा है। कीड़े को क्या फायदा हो गया? एक तो उसने अपने अंडे दे दी, अंडों को प्रोटेक्शन मिल गई, उस अंडे से जो लार्वा बने हैं उन लार्वा को न्यूट्रिशन भी मिल गया, पोषण भी मिल गया। बदले में इस पेड़ को क्या फायदा हुआ? बदले में इस पेड़ को फायदा हो गया क्या कि ये जो कीड़ा है इसने क्या करा दिया गुरु? निषेचन करा दिया। क्या करा दिया? परागण करा दिया। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मेरे सामने जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है, इसको यहां से लेकर यहां तक एक बार पढ़ेंगे और पढ़कर फिर बताएंगे कि हां जी गुरुजी, अब चीज क्लियर हो गई है। अंजीर के पेड़ों का बर की जातियों के बीच मजबूत संबंध होता है। ओके जी, दोनों के बीच में बहुत मजबूत संबंध है। इसका अर्थ यह है कि अंजीर केवल बर से ही परागित होता है। अंजीर जो है वो केवल बर से ही क्या होता है? परागित होता है। मादा बर अंजीर के फलों को ना केवल अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर बीजों को लार्वा के पोषण के लिए उपयोग करती है। क्या सिर्फ अंडे देने के लिए यूज में नहीं ले रही कि जाओ मैंने अंडे दे दी? नहीं, उस अंडे किससे जो लार्वा निकलेंगे उनको पोषण भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, पोषण भी मिलेगा। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम को परागित करते हैं। अब अंडे देने की फिराक में, अंडे देने हैं तो कहीं ना कहीं घुसना पड़ेगा। अब अंजीर के पेड़ के अंदर घुसेंगे उस छिद्र से, तो उस पुष्पक्रम के अंदर जब घुसेंगे तो ऊपर कौन है? मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से क्या निकलेंगे सर? पुंकेसर से परागकण निकलेंगे, और परागकण निकलेंगे तो सीधी सी बात है परागिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? परागण हो जाएगा। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील, अब वर्ड पर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है कि बदले में अंजीर क्या कर रहा है? क्या अपने सारे बीजों को दे रहा है? कुछ बीजों को पोषण के रूप में। किसको दे रहा है? परिवर्धनशील बीज जो हैं वो परिवर्धनशील बर के लार्वा को आहार के रूप में दे देता है। यानी परिवर्धनशील का मतलब डेवलपिंग। जो बीज जो डेवलप हो रहे थे उनमें से कुछ बीज बर के जो लार्वा है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, सारे नहीं, कुछ कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद, अगर ऐसे फिग को अगर मैं खोलूं, ऐसे अंजीर के इस पुष्पक्रम को अगर मैं खोलूं, तो क्या अंदर से लार्वा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरा दिमाग लगाइए। और अंदर से अगर लार्वा मिलेगा तो वो लोग जो अहिंसावादी होते हैं, वो लोग जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्या वो कभी भी जो कहते हैं ना कि हम केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, हम केवल पादप के भाग जो है उनको उपयोग में लेते हैं, फल सब्जी ये खाते हैं, वो कभी भी ये नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? रीजन बीइंग सिंपल कि इसके अंदर एक कीट के अंडे से निकले हुए लार्वा कई बार अंदर मिल जाते, इसलिए वो इसका उपयोग नहीं करते हैं। डन। तो कई जगहों पर इसी को हम क्या बोलते हैं? गुलार भी बोल दिया जाता है। सर लिखना नहीं है सर ये सारा बेटा। अब एक वो हो चुकी है, एक लिमिट हो चुकी है। अब ना मतलब अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो थोड़ा कॉमन सेंस आ जाना चाहिए कि सर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हर चीज ये मैं बताने लगूंगा कि बेटा ये लिखना है, ये नहीं लिखना, ये जो बताया है ये लिखना है या नहीं लिखना। मैंने आपको बोला था ये मत लिखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी चीज तो बताई थी ना। अब तो देखो एक एक्सट्रीम लेवल आ चुका है, अब तो इतना खुद समझ में आ जाना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना है। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत कम होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, लाखों तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हाँ मतलब बहुत सारे होते हैं।
अच्छा, कितने बच्चों को याद है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में लिखा हुआ था कि बीजों की संख्या। आपको याद आ रहा है उस टॉपिक के अंदर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में लास्ट में एक टॉपिक में लिखा हुआ था क्या, कि कई ऐसे पादप होते हैं जो बहुत सारे बीजों का निर्माण करते हैं, जिसके उदाहरण लिखे हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। कहीं ये वर्ड याद आ रहा है? हजारों की तादाद में क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। याद आ रहा है? क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसमें? क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसमें? आर्किड, है ना? आर्किड। तो आर्किड जो होते हैं उसमें हजारों की तादाद में होते हैं, है ना? और अंजीर जो होते हैं इसमें और भी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में क्या होते हैं यहां पर? बीज पाए जाते हैं। चलिए जी, सो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम्पल एक और पढ़ा था हमने, किसके बीच में? आर्किड पुष्प और मक्खी के बीच में। बिल्कुल सेम, सेम टू सेम। क्या ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल हमने आर्किड और मक्खी के बीच में पढ़ा था? आर्किड, आर्किड पुष्प और मक्खियों के बीच में, बीज के बीच में। इनको मक्षिका भी बोला जाता है, याद रखना। मक्खी को क्या बोला जाता है? आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड दिखेगा, मक्षिका। ठीक है, तो मक्षिका वर्ड मतलब क्या है? बीज होती है, बीज को हम क्या बोलते हैं? मक्षिका कहते हैं। ठीक है, तो मक्खी और आर्किड के पुष्प में भी सेम टू सेम रिलेशनशिप होता है कि मक्खी आएगी, आर्किड पुष्प के साथ में क्या करेगी भैया? यहां पर अपने अंडे दे देगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और बदले में क्या करा देगी सर? परागण करा देगी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये भी चीज वही चीज है। आर्किड बहुत अधिक पुष्पीय विविधता दर्शाते हैं, जिनमें से अनेक सही परागणकारी कीट भ्रमक बीज को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण किया जा सके। सर समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है? देखो, आर्किड्स जो होते हैं वो एक नहीं होता, कई सारे टाइप्स के क्या होते हैं? आर्किड होते हैं। अब इतने सारे टाइप्स के जो आर्किड है, ये अलग अलग, मक्खियां भी अलग अलग टाइप की होती है, तो इनको आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सर कैसे तरीके अपनाते हैं? जरा इस डायग्राम को देखिए एक बार, दिख रहा है क्या? यहां पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? क्या यहां पर, सॉरी डिफरेंस बोल रहा हूं, क्या यहां पर आपको कुछ लग रहा है कि ये एक पुष्प है? हाँ सर, उस पुष्प में ये जो आप देख रहे हो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे तो गुलार क्या करना है तूने यार? यहां पर अंजीर लिखा हो तो अंजीर पर फोकस काहे नहीं करता है फिर? क्या दिखाई दे रहा है सर? क्या कोई कीट के जैसी संरचना नहीं दिखाई दे रही है आपको कि ये कीड़े जैसी संरचना हो? लेकिन क्या ये कीट है? नहीं जनाब, ये क्या है? एक पुष्प का बाह्य, एक पुष्प का कौन होता है? ये दल होता है। कौन है ये? एक दल है, पेटल है। अब जरा सोचिए, कौन है ये? एक आर्किड है। ये कौन है सर? ये एक आर्किड है। और इस आर्किड का नाम आपने याद रखना है। इस आर्किड का नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस। ठीक है, ऑफ्रिस। ये कहां पर मिलता है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन नामक आर्किड यहां पर पाया जाता है। मेडिटेरियन लाइन जो होती है ना, जो भूमध्य सागर से पास होती है, वहां पर मिलता है कौन? आपका ये वाला आर्किड मिलता है। अब इस आर्किड की खासियत क्या है? इस आर्किड की खासियत यह है कि इसका ये एक दल जो होता है, ये इसका जो पेटल जो है, ये अपने आप को किसकी तरह दर्शा रहा है? जैसे ये एक मक्खी की तरह हो। किसकी तरह हो? ये एक मादा मक्खी की तरह अपने आप को दर्शा रहा है। अब जरा सोचो, क्या ये वास्तव में मक्खी है? क्या ये एक मादा मक्खी है? नहीं, लेकिन दिखने में कैसी है? मादा मक्खी है जैसी है। तो जरा सोचो, जो नर मक्खी जो होएगी, वो जब इस पुष्प के पास में आएंगी भ्रमण करते हुए, उनको तो ऐसा लगेगा ओहो मादा है, मादा। तो अट्रैक्ट होंगी वो। हाँ सर। और अट्रैक्ट होकर इसके पास आएंगी। हाँ जी। और आकर इसके साथ में क्या करेंगी? संभोग करेंगी। अब जरा सोचिए, क्या वो संभोग वास्तविक संभोग होगा? क्या वो संभोग वास्तविक संभोग होगा?
क्या यहां पर आपको नहीं लग रहा है यहां पर छल कपट किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है यहां पर कपट किया जा रहा है, छल कपट हो रहा है? कि एक वो पुष्प जिसका एक पंखुड़ी, जिसका एक दल, जो अपने आप को दिखा रहा है कि वो मादा है, लेकिन वास्तव में वो मादा थोड़ी ना है, वो तो एक पंखुड़ी है, वो तो एक दल है। छल कपट हो रहा है? हां जी बिल्कुल हो रहा है। अब जरा सोचिए, बेचारा नर आया, उसको तो ऐसे लगा ओहो मादा मिल गई, उसने तो इसके साथ संभोग कर डाला, लेकिन क्या वो वास्तविक संभोग होएगा? क्या वो ट्रू कॉपुलेशन है? क्या वो वास्तविक संभोग कहलाएगा? नहीं सर, वो कहलाएगा स्यूडो कॉपुलेशन। क्या कहलाएगा? स्यूडो कॉपुलेशन कहलाएगा। ऐसे कॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कॉपुलेशन बोलेंगे, कूट मैथुन कहेंगे। ठीक है। अब जरा सोचिए, वो नर जब इसके साथ में कॉपुलेशन करेगा, संभोग करेगा, तो उस दौरान इसके आसपास जो परागकण इसके जो होंगे उस नर से चिपक सकते हैं। हां सर, चिपक सकते हैं। अब वो नर कहीं ना कहीं दूसरे पुष्प पर जाएगा, इसी आर्किड पर, फिर उसको कोई मादा दिख जाएगी, फिर उसके साथ में संभोग करेगा, तो उसके परागकण वहां पर गिर जाएंगे। हां जी बिल्कुल गिर जाएंगे। तो क्या यहां पर परागण करने के लिए एक कपट किया जा रहा है? हां सर। एक छल कपट किया जा रहा है? हां सर। नर को आकर्षित किया जा रहा है? हां सर। कैसे किया जा रहा है? खुद पुष्प की एक पंखुड़ी यानी एक दल अपने आप को दर्शा रही है कि वो एक मादा, लेकिन वो वास्तव में मादा नहीं है, वो तो खुद एक क्या थी? पंखुड़ी थी। तो जरा सोचिए, क्या ये एक तरीके से विकास के दौरान होने वाली एक घटना नहीं लग रही है? सोचो, कहीं ना कहीं यहां पर क्या लाइन लिखी हुई थी कि लगभग 20,000 प्रकार के क्या होते हैं? आर्किड्स होते हैं। कितने? 20,000 प्रकार के क्या होते हैं? आर्किड्स होते हैं। अब अनेकों प्रकार के आर्किड्स जो हैं, अनेकों प्रकार के कीट को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? अपने आप को विकसित करते हैं। अब अलग अलग तरीके से विकसित करते, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो चीज जो याद रखनी थी, वो याद रखना, ऑफ्रिस। ये कीट है, ये एक आर्किड है जो किसको आकर्षित कर रहा है? सर, मादा मक्खी को आकर्षित कर रहा है। कैसे? एक कपट कर रहा है उसके साथ में। कैसा कपट है? सर, लैंगिक कपट कर रहा है, छल कपट कर रहा है, लैंगिक कपट कर रहा है। इंग्लिश में बोलते सेक्सुअल डिसीट करता है। कैसे? आर्किड पुष्प का एक दल जो है वो मादा भ्रमर या मादा मक्षिका से मिलती जुलती होती है। किसके जैसी होती है? फीमेल बी के जैसी अपने आप को प्रदर्शित करती है, उसके जैसी होती है। अब मेल जो बी जो होगी, मादा नर जो मक्षिका जो होगी या नर बी जो होगी, मेल बी जो होगी, वो इसको मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होती है और पुष्प के साथ कूट मैथुन करती है, स्यूडो कॉपुलेशन करती है। बदले में क्या हो जाता है? सर, परागण हो जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर क्या आपको किसको फायदा होते हुए दिख रहा है? सर, पुष्प को फायदा होते हुए दिख रहा है। उसका परागकण जो है ले जाया जा रहा है नर के द्वारा, है ना? नर को क्या फायदा? हम तो यहां पर दोनों के फायदे की बात कर रहे थे। यहां तो मादा, यहां तो पुष्प को फायदा हो रहा है ना? पुष्प का परागण हो गया। नर को क्या फायदा हुआ? नर को यह फायदा होता है, ये जो मैथुन प्रक्रिया जो होती है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, ये मैथुन प्रक्रिया जो होती है एक प्लेजर फीलिंग वाली प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? प्लेजर यानी सुखाभास वाली प्रक्रिया होती है। किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब ये ओरिजिनल फीमेल तो है नहीं, लेकिन मेल तो ओरिजिनल था। अब मेल जब आ रहा है, वो तो इसको मादा मानकर इसके साथ में कॉपुलेशन कर रहा है। उस लल्लू को ये थोड़ी ना पता है कि ये मादा ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक डुप्लीकेट मादा है। उसने तो इसके साथ में कॉपुलेशन कर लिया, इसको ओरिजिनल मादा समझकर उसने तो कॉपुलेशन कर लिया, यानी उसको तो सुखाभास हो गया, गुड फीलिंग्स आ गई हैं, और बदले में इसके क्या लेकर चला गया? परागकण लेकर चला गया। तो फायदा किसको हो गया? सर, दोनों को हो गया एक तरीके से। नकली फायदा हो गया एक तरीके से मेल को। तो ठीक है जी, डन। क्या ये एग्जाम्पल याद रखेंगे? क्या ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? ये नोट डालकर क्लियर है? कूट मैथुन, स्यूडो कॉपुलेशन क्या होता है, लैंगिक कपट किसमें पाया जाता है, ये दोनों वर्ड याद रखना। किसमें पाया जाता है? सर, एक आर्किड में पाया जाता है। आर्किड का नाम याद रखना, ऑफ्रिस में पाया जाता है। हाँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। हमारी एनसीईआरटी ने एक और वर्ड लिखा हुआ है,
इसी के नीचे हमारी एनसीईआरटी ने एक और वर्ड लिखा हुआ है। अगर जरा सोचिए, अगर इस ऑफिस के अंदर धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आने लग गए, इसमें रंग बदलने लग गया और इसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आने लग गए, कुछ ऐसे परिवर्तन आने लग गए कि ये जो है ये फीमेल के जैसे दिखना अगर बंद हो गई, तो जरा सोचिए क्या लैंगिक कपट हो पाएगा? क्या कपट कर पाएगा ये? नहीं। तो हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है क्या कि अगर इसको, इस मादा इस प्लांट को, इस ऑफिस आर्किड को मादा मक्षिका के साथ अगर सहजीवी संबंध दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने रंगों को, अपने आकार को यूं का यूं बनाए रखना पड़ेगा। अगर इसमें परिवर्तन आया तो हो सकता है ये सहजीवी संबंध क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ये लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? आप बिल्कुल नीचे जाएंगे, इस चैप्टर के बिल्कुल अंत में जाएंगे और अंत में जाने से जस्ट ऊपर जाएंगे और जस्ट ऊपर जाकर बिल्कुल लास्ट में जो लाइन है वहां पर पढ़ेंगे। विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम रहेगी। अतः आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं कि अगर विकास के दौरान अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन ऐसा आता कि वो मादा मक्षिका जैसी ना दिखती तो गड़बड़ी हो जाती। जरा सा भी परिवर्तन होता तो परागण नहीं हो पाता, सफलता कम हो जाती। तो कहीं ना कहीं आर्किड पुष्प को क्या करे रखना पड़ेगा? सर, अपनी पंखड़ी को बिल्कुल मादा मक्षिका के जैसा बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें यहां तक आगे बढ़ें। सर, परागण होने के बाद कभी रंग में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। पिछले साल मैंने इस प्रक्रिया को आपको बताया था। इसको जीनिया कहा जाता है दोस्त, बताया था ना। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसने भी ये पूछा था, है ना, पुराने मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन मिल जाता है, जीनिया जीनिया। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस साल नहीं बताया था। 2024 का बैच खोलेंगे, वहां पर आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा जीनिया क्या होता है। ठीक है दोस्त, जिसने भी पूछा था। आगे बढ़े। सर, ये पेटल मेल जैसा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा आप मुझे बताना सत्यम सिंह, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कोशिश करना सत्यम सिंह। सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये वर्ड अगर मैंने बोला है तो तेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है कि फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर कभी देखा हो या कभी भी कोई चीज सुनी हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन मेल्स आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स। नर जो होते हैं वो मादा की तरफ आकर्षित होते हैं, मादा जो है वो नर की तरफ आकर्षित नहीं होती, जानवरों की अगर हम बात करें तो। ठीक है जी। अब नर को अगर मादा की तरफ आकर्षित होना है तो जरा सोच, यहां पर क्यों मादा मक्षिका जैसा उस पत्ती के, या हम बोलेंगे उस फूल की पत्तियां वो मादा की तरह क्यों बनी? क्योंकि अगर नर की तरफ बनती तो नर की तरफ कौन आकर्षित होता? मादा आकर्षित नहीं होगी। मादा की तरफ कौन आकर्षित होता है? नर, इसलिए मादा के जैसा बना वो। ठीक है सत्यम, चलें आगे। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? आगे बढ़े। दंडना दंडन, यहां तक की बात। ये हमारा पहला टाइप हुआ है। जरा जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा हम यहां पर पढ़ क्या रहे थे? जल्दी से। आर्किड खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा बेटा? हाँ जी,
क्या पढ़ रहे थे हम यहां पर? सर हम धनात्मक संबंध पढ़ रहे थे। धनात्मक संबंधों में हम पहला प्रकार पढ़ रहे थे सहोपकारिता, वो हमारा समाप्त हो चुका है। दूसरे पर आते हैं, दूसरा है हमारा सहभोजिता। अब जनाब सहभोजिता क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, इसको हम समझते हैं। सीधी सी बात है, एक जाति को क्या होएगा, फायदा होएगा, और एक जाति को क्या होएगा, ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान होएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चे कहां पर गलती कर देते हैं, ये सिंबल याद नहीं रखते हैं। तो ये सिंबल जरूर याद रखना, सहभोजिता प्लस जीरो, सहोपकारिता या सहजीविता प्लस प्लस। ठीक है। अब मेनली यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो सीधा सीधा लिखा हुआ, दो अलग अलग जातियां, उनके बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरा जो है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी वो अप्रभावित होता है, ना ही उसको फायदा होता है ना ही उसको नुकसान होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की बात? सर बता दो क्या बताना है सिद्धू जी, क्या बताना है दोस्त? एक सेकंड रुक जाओ। 722 तो सर ये फिर भी जिंदा रह सकता है ना, नर मक्खी खत्म थोड़ी हो जाएगी उस पादप के बिना, लेकिन उसका मतलब तो यह है कि दोनों खत्म होने चाहिए। क्या अगर आर्किड समाप्त हो गया, देख पहली बात तो तू ये सोच, एक आर्किड अगर समाप्त हो गया तो दूसरा आर्किड भी है। आर्किड तो पृथ्वी से खत्म करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सर अगर आर्किड इस पृथ्वी से समाप्त हो गए तो सर फिर भी जिंदा रह सकते हैं ना, नर मक्खी खत्म थोड़ी हो जाएगी उस पादप के बिना, लेकिन उसका मतलब तो यह है कि दोनों खत्म होने चाहिए। देखो दोस्त यहां पर इस चीज को समझो, ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा था किस चीज का, लैंगिक कपट का। ठीक है, लैंगिक कपट का जो एग्जाम्पल हमने लिखा था ये आर्किड के विषय में लिखा था। किसके विषय में लिखा था? उस आर्किड के विषय में जो यहां पर लैंगिक कपट दिखा रहा था। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, यहां पर एग्जैक्टली ये वाला जो बिंदु जो होता है ये एक दूसरा एक टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। प्रोटोकॉपरेशन में भी दो जीवों को क्या होता है, फायदा होता है, लेकिन दोनों जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पिछले साल पढ़ाया था सिद्धू जी, एक बार जरा देखकर आइएगा, वहां पर मैंने आपको हर्मिट क्रैब और इनके कई सारे एग्जाम्पल बताए थे। प्रोटोकॉपरेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर दो जातियों को क्या होता है, फायदा होता है, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर अविकल्पी संबंध नहीं होता। कैसा होता है, वैकल्पिक संबंध होता है। तो इस केस में वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है, सर प्रोटोकॉपरेशन का माना जाता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर अगर आर्किड नहीं भी होएगा तो वो जो नर जो है वो किसी अपनी मादा से भी तो क्या दर्शा सकता है सर, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शा सकता है, वास्तविक मैथुन भी दर्शा सकता है। क्लियर है ये वाली चीज? डन, समझ में आ गया? तो एग्जैक्टली अगर हम यहां पर बोले कि सर ये वाला एग्जाम्पल सहजीवी संबंध के अंतर्गत आएगा, नहीं, लेकिन याद रखना हमारी एनसीईआरटी ने इसको किस एग्जाम्पल के अंतर्गत रखा है, इन्होंने आर्किड और यूं समझना, आर्किड और मक्खियों के बीच में क्या मिलता है, सहजीवी संबंध मिलता है, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया किसका, लैंगिक कपट का, जो यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक पादप अपने आप को विकास करते हुए, विकसित करते हुए क्या क्रिया दर्शा रहा है कि ताकि कोई आए, कौन, ये स्पेसिफिकली ये कीट आए और उस कीट के साथ में वो लैंगिक कपट दर्शाए और उसके परागण करा दे। ये था। चलो जी आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है सहभोजिता। सहभोजिता का मीनिंग क्या था मेरे भाई, सीधा सा था। सहभोजिता का एग्जाम्पल क्या होएगा सर? सहभोजिता का एग्जाम्पल, सहभोजिता का मीनिंग क्या है, जहां पर एक को फायदा और एक को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल जो है यहां पर वो है ये अधिपादप, एपीफाइट्स। अब ये एपीफाइट्स आपके आर्किड होते हैं। बेसिकली कौन होते हैं, मेजली कौन होते हैं, आर्किड होते हैं। जो डॉक्टर अमन ड्रॉप जो आपने फोटो भेजी थी, उस फोटो के अंदर जरा देखना, वो जो 20,000 प्रकार लिखा हुआ है ना आर्किड्स का,
वो आर्किड्स के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, अधिपादप लिखा हुआ, एपीफाइट्स लिखा हुआ है। ठीक है अमन, समझ में आया? जो तुमने फोटो भेजी थी उसी फोटो के देखना, ब्रैकेट में वहां पर अधिपादप लिखा हुआ, एपीफाइट्स लिखा हुआ है। अब सर ये होते क्या है एपीफाइट्स? ये आर्किड जो होते हैं ये क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। आर्किड क्या होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। क्या मतलब है एपीफाइट्स का, जरा इधर देखिएगा, देखिएगा आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ पर ये आपको दूसरे पादप दिखाई दे रहे हैं। ये आम का पेड़ है और उस पर लगे हुए हैं क्या, ये पादप। ये हैं आर्किड्स। ये जो कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आर्किड्स, जो किसके ऊपर लगे हुए हैं, इस पादप के ऊपर लगे हुए हैं। क्या इस पादप से, इस पादप के ऊपर लगकर क्या इसको नुकसान पहुंचा रहे? नहीं, इसका जस्ट सहारा ले रहे हैं। अब जरा सोचिए, इन छोटे छोटे पादपों ने आम के पेड़ का अगर सहारा ले लिया तो आम का पेड़ गिर जाएगा क्या? सोचो, क्या ये छोटे छोटे हल्के हल्के से पादप जो है इस इतने बड़े पादप का अगर सहारा ले लेंगे तो क्या आम का पेड़ गिर जाएगा क्या? नहीं, ना ही इस पेड़ को फायदा है, ना ही इस पेड़ को कोई नुकसान है। ना फायदा है ना नुकसान है। ये अधिपादप जो होते हैं ये एक मुख्य पादप के साइड में उगकर इसका सहारा लेते हैं और प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, ऊपर आ जाते हैं प्रकाश पाने के लिए। क्या पाने के लिए? प्रकाश पाने के लिए, लाइट पाने के लिए। तो ऐसे संबंध में इस पादप को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान, लेकिन इस पादप को फायदा हो गया, खत्म। ये हो गया हमारे, ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, अधिपादप बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं। अब ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, अगले चैप्टर में आएगा। कि हमारी पृथ्वी है, यहां से भूमध्य रेखा जा रही है, इस भूमध्य रेखा से जब हम 20 डिग्री उत्तर की तरफ, 20 डिग्री दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, जहां पर प्रकाश जो है वो ज्यादा से ज्यादा आता है। और ये वाले सिरे जो होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं, यहां पर प्रकाश ज्यादा से ज्यादा आता है। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश होएगा तो ज्यादा से ज्यादा वनस्पति यहां पर ग्रो करेगी, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति यहां ग्रो करेगी तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादक होंगे, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपघटक होंगे। यानी यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, आपके जीव जंतु मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या मिलेंगी, सजीव पाए जाएंगे। तो यह है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के पास में होता है। अब इधर देखिएगा, ये भूमध्य रेखा के पास में ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या वर्षा वन जो होते हैं, यहां पर कई ऐसे छोटे छोटे पादप होते हैं जो प्रकाश और नमी यानी आर्द्रता की तलाश में या प्राप्त करने के लिए दूसरे वृक्षों के तने पर क्या होने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अधिपादप बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं क्या, आर्किड जो आम के पेड़ पर लग जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, आर्किड जो आम के पेड़ पर लग जाते हैं। आर्किड को तो होता है फायदा, आम को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। ना आर्किड इसको फायदा पहुंचा रहे हैं ना आर्किड इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर लेकिन सर उसका पोषण तो ले रहे हैं ना सर, नुकसान नहीं होगा। सत्येंद्र बाबू कह रहे हैं सर ये आर्किड यहां पर लग गए, ये इसके तने में घुस जाते हैं अंदर और उसका पोषण ले रहे हैं। हम बावले हैं या जिन्होंने ये छापी है बुक्स या जिन्होंने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके लिखी है वो बावले हैं क्या? हमको एक बात बताओ, वो बुद्धू थे जो वो एग्जाम्पल यहां पर लिखते। सोच, थोड़ा दिमाग लगा। अगर वो बावले हैं तो सोच, वो इसको यहां ना लिखकर कहां पर लिखते, परजीविता के अंतर्गत लिखते। फिर तो हम इस उदाहरण को किस में लिखते, पैरासिटिज्म में लिखते कि ये एक पैरासाइट है, ये इस पादप के ऊपर इसका पोषण चुरा रहा है? थोड़ा दिमाग लगा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, दे रखा है तेरी एनसीईआरटी में, पर जीविता में दे रखा है। तूने कसकटा नाम सुना होगा, सुना ना कसकटा, सुना ना कसकटा। कसकटा जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कसकटा एक पादप है जिसकी पत्तियों में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो वो दूसरे पादपों के तनों पर चढ़ जाता है और उनसे क्या ले लेता है, पोषण ले लेता है। वो परजीविता का एग्जाम्पल तेरी एनसीईआरटी में दे रखा है, पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़। लेकिन इस पेड़ के ऊपर ये जो पेड़ जो है ये केवल प्रकाश के लिए इसका सहारा ले रहा था, इसका पोषण थोड़ी ना चुरा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस लेवल पर सोच लिया करो कि ये जिन्होंने छापा है या जिन्होंने बताया है वो बावले नहीं है जो यहां पर ये एग्जाम्पल लिखेंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ होएगा तो वो उससे पोषण ही लेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? डन। तो वो जो कसकटा जो होता है उसको हम अमरबेल बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या बोल देते हैं, उसको अमरबेल बोल देते हैं। लिखा हुआ एग्जाम्पल। चलो जी, क्या ये पहला एग्जाम्पल क्लियर है आपको? किसका सर? सहभोजिता का पहला एग्जाम्पल था क्या? अधिपादप, इंग्लिश में एपीफाइट्स। सीधा याद रखेंगे, आर्किड कौन होते हैं? एपीफाइट्स होते हैं। और ये आर्किड जो होता है किसके ऊपर मिलता है? आम के ऊपर मिलता है। खत्म। अगर वास्तव में नीट की प्रिपरेशन कर रहे, पहला एग्जाम्पल हेडिंग डालेंगे सहभोजिता, उसके अंदर पहला एग्जाम्पल अधिपादप, उसके आगे लिखेंगे आर्किड, डैश करके लिख देंगे आम। खत्म। ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया प्रकाश के लिए, आर्द्रता के लिए जा रहा है, खत्म, इतना सा है। ये प्रकाश आर्द्रता के लिए कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा था, आम के ऊपर। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात? चलें आगे। हाँ मेरे भाई देवेंद्र, बिल्कुल। दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल जो वो एक साथ लिखे हुए हैं। अब यहां पर वर्ड देखिए, यहां लिखा हुआ अधिजंतु और यहां पर लिखा हुआ था अधिपादप, यानी एक पादप पादप के ऊपर मिल रहा था। एक पादप दूसरे पादप के साथ में संबंध दिखा रहा था। एक पादप दूसरे पादप के अधीन था। एक पादप दूसरे पादप के अधीन था कि भैया आप हमको कुछ दे दो, हमको कुछ फायदा हो जाए। उसने बोला ले लो, हमको ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। यानी ये पादप इस पादप के अधीन था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? ये जो है ये अधिपादप है। अब वर्ड आ रहा है क्या? अधिजंतु, यानी यहां पर कोई जंतु दूसरे जंतु के अधीन होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर एक जंतु किसी दूसरे जंतु के अधीन होएगा, है ना, जिसमें एक जंतु को फायदा हो रहा होगा और दूसरे जंतु को ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। ठीक है, तो यहां पर अधिजंतु के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। हमारी एनसीईआरटी में सहभोजिता के टोटल 4 एग्जाम्पल दे रखे थे, जिसमें एक है अधिपादप और एक है अधिजंतु। ये नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी ने। हमारी एनसीईआरटी ने दूसरा, तीसरा और चौथा जो एग्जाम्पल जो है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अधिजंतु के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। वो है बगुला और चरगाही जंतु। बगुला और चरगाही जंतु अभी बता रहा हूं, एक सेकंड सुन लो। बगुला और चरगाही जंतु, सर कसकटा कैसा दिखता है अभी दिखा दूंगा बेटा। बगुला और चरगाही जंतु, एक एग्जाम्पल ये दे रखा है। और क्या एग्जाम्पल दे रखा है? दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है हमारा क्लाउन मछली, क्लाउन मछली और समुद्री सी एनिमन। क्लाउन मछली और सी एनिमन, और एक दे रखा है बार्नेकल और वेल। ये जो 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिए, इन तीनों को हम एक श्रेणी में रखते हैं और उसका नाम है अधिजंतु, जिसको हम एपीजोन्स कहते हैं। इसको हम एपीफाइट्स बोलते हैं, इनको हम एपीजोन्स बोलते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें अधिपादप समझ में आ गया? वो पादप जो किसी दूसरे पादप के अधीन है, जिसके अधीन है उसको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो जो किसी दूसरे पादप के अधीन है, ये वाले इनको फायदा हो रहा है। ये क्या कहलाता है? हमारे अधिपादप। ये हमारे अधिपादप हैं, ये इसके अधीन मिल रहे हैं, इसके गाइडेंस में मिल रहे हैं, इसके ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अधिजंतु, जहां पर ऐसे जंतु दो अन्य जंतुओं से, अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, यहां पर पादप लिखा हुआ है, यहां पर पादप हटा दीजिएगा। जंतुओं पर अधीन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अधिजंतु बोलते हैं। क्लियर है?
चलें आगे, आइए। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इन तीनों एग्जाम्पल को जस्ट हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। इसको हम समुद्री एनेमोन बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी में समुद्री एनेमोन लिखा हुआ है। सर कैसा दिखता है? अभी दिखा रहा हूं दोस्त, सारे दिखा रहा हूं। समुद्री एनेमोन लिखा हुआ है, वेल को वेल लिखा हुआ है, कैटल को चरगाही जंतु बोलते हैं, चारा खाने वाले, और कैटल एग्रेट बर्ड जो है इनको हम बगुले बोलते हैं, बार्नेकल को बार्नेकल कहते हैं, और क्लाउन फिश को क्लाउन मछली कहते हैं। ठीक है, अब जरा फर्स्ट देखिएगा, यहां पर आपको कोई मछली दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपको कोई मछली दिखाई दे रही है? दिख रही है? ऑरेंज कलर की सभी को दिख रही है? ये मछली दिखाई दे रही है? दिख रही है सभी को ये मछली? हाँ सर दिख गई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये मछली जो है अपने शिकारी से बचने के लिए, ये जो आपको ऑरेंज कलर के ये जो धागे धागे से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका नाम है सी एनेमोन। सर ये कौन है? ये एक प्राणी है, ये एक एनिमल है, याद रखना। कौन है ये? सी एनेमोन। ये एक प्राणी है, सी एनेमोन। उस सी एनेमोन का सहारा ले रही है अपने शिकारी से बचने के लिए, इसके अंदर घुस गई। अब सर ये कैसे सहारा देगा? पूछेंगे ना, सर ये कैसे सहारा देगा? ये जो सी एनेमोन जो होता है, इसमें ये जो आपको आगे की तरफ ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये निकालती है विषैला पदार्थ। क्या निकालती है? ये विषैला पदार्थ निकालती है, विष निकालती है। मेरे को पता है आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैं सारे आंसर दूंगा, पहले सुन लो एक बात को। ये जो आगे जो ये पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक। हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक, इंग्लिश में बोलते हैं टेंटिकल्स। स्पर्शक, इंग्लिश में बोलते हैं टेंटिकल्स। अब ये जो टेंटिकल्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्टिंगिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्टिंगिंग। सर स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है? वो जो विष निकालते हैं, जो विषैले होते हैं, जो जहरीले रसायन निकालते हैं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे एनिमल्स से। ये अब ध्यान से सुनना, इनको हम निडेरियंस के अंतर बोलते हैं। निडेरियंस यानी सिलेंट्रेटा, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिलेंट्रेटा एक हम संघ पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आते हैं हमारे सी एनिमल्स आते हैं। तो ये जो होती है स्टिंगिंग सेल्स होती है यहां पर, जिनको हम स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो होते हैं, या मैं बोलूंगा स्पर्शक जो होते हैं, यहां पर सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टिंगिंग सेल्स होती है। ये विषैले पदार्थ निकालती हैं, ठीक है। अब ये मछलियां जो हैं इन सी एनेमन के अंदर जाकर छुप जाती हैं, ताकि ये पहचान में ना आ सके। किसके? अपने शिकारी से। यानी अपने शिकारी से बचने के लिए ये मछलियां इस सी एनेमन के अंदर घुस जाती हैं। अब आपका प्रश्न यही होगा, सर ये विषैला पदार्थ जो इनसे निकल रहा है, क्या इन मछलियों को नहीं मार सकता? बिल्कुल आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए मन में, है ना। अब मन में जब प्रश्न आता है तो इसको सर्च भी करना पड़ता है। सर्च करने पर, जैसे गूगल पर सर्च कर लिया या कहीं पर सर्च कर लिया, आंसर क्या मिलता है? ये जो मछलियां जो होती है, इनके ऊपर एक म्यूकस का, श्लेष्मा का एक आवरण पाया जाता है। किनके ऊपर? इन मछलियों के ऊपर श्लेष्मा का, हाँ दंश कोशिका बोलते हैं, इनके ऊपर, मछलियों के ऊपर म्यूकस का एक आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का एक आवरण पाया जाता है। और वो श्लेष्मा का आवरण इनके जहर से, इनके विषैले जहर से इन मछलियों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आई आपको? इतनी सी बात थी। इतनी सी बात थी जो समझानी थी। अब बताइए किसको फायदा हुआ? इन मछलियों को फायदा हो गया,
कैसे? अरे बच गई भाई, मरने से बच गई। इनको पकड़ने आया था शिकारी, ये अंदर घुस गई। शिकारी आया, उसने देखा अरे 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 ये तो छुप गई है इसके अंदर। किसके अंदर? इस CNN1। CNN1 से खतरा है उनको। सर अगर ये जहर फिश की बॉडी में चला जाए तो? हाँ बेटा, ये फिश जो है जाकर CNN1 के पास जाकर मुंह खोलेंगे, थोड़ा सा फिश, कहेंगे थोड़ा सा हमको जहर दे दो CNN1। विशाल कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? सच्ची सच्ची बताना मेरे को। विशाल खुशवा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? सच्ची सच्ची बताना बेटा। अभी अभी स्कूल से छुट्टी हुई है? स्कूल से छुट्टी हुई है अभी अभी? सर मैं ड्रॉपर हूं। हाय मोरियम, मार डालोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या ये पहला एग्जाम्पल क्लियर है? फिश के अंदर जहर नहीं जाएगा। फिश भी लल्लू नहीं है कि हम जा रहे हैं बचने के लिए और खुद ही मल लेते हैं, काम करते हैं कि हम शिकारी से तो बचेंगे, क्या पता बचे ना बचे, यहां जाकर मर लेते हैं, काम करें। ऐसे तो नहीं है ना विशाल? ठीक है, चलें आगे। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, कौन सा? क्लाउन मछली और CNN1। दूसरे पर आते हैं, बार्नेकल और वेल। ये देखिए, ये होते हैं बार्नेकल्स। ये ऐसे लगेगा जैसे आपको शंख होते हैं ना, शंख वैसे लग रहे होंगे। ये बहुत छोटे 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 होते हैं। मतलब ये यूं समझ लीजिए जैसे ये बॉटल का ढक्कन है ना, इस बॉटल के ढक्कन जितने होते हैं ये बार्नेकल्स, और वेल की त्वचा पर ये चिपक जाते हैं। अब देखने से तो ऐसा लगेगा अरे सर ये तो वेल की त्वचा से अगर चिपक गए तो वेल की त्वचा से ये पोषण चुराते होंगे। नहीं नहीं, वेल को कोई फायदा, ना ही कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। ये बार्नेकल जो होते बस इसकी त्वचा से चिपक जाते हैं। अब इससे फायदा किसको होगा? सोचो, वेल जब पानी में घूमेगी तो क्या पानी के अंदर पादप प्लावक नामक कोई चीज होती है? जरा सुनिए, पादप प्लावक नामक कोई चीज होती है। पादप प्लावक, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या ये बच्चों आपने नाम सुना है? क्या पादप प्लावक, कितने बच्चों ने नाम सुना है? अब मेरे को पता है अब कुछ बच्चे होंगे, विशाल पूछेगा सर वेल को खुजली नहीं होती होगी क्या? सर है विशाल, ऐसा मन में क्वेश्चन आ रहा था क्या? है सर खुजली होती होगी, चिपक जाते होंगे, खुजली होती होगी। सुना है सर? आज सुन रहे हैं। वेल डन सत्येंद्र बाबू, बहुत बढ़िया सर, हम आज पहली बार सुन रहे हैं पादप प्लावक। अरे सारे नमूने मेरी क्लास में ही आने थे क्या? पादप प्लावक जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये जो पादप प्लावक जो होते हैं, ये क्या होता है बेटा? ये पादपों के समान पानी की सतह पर प्लावी अवस्था में मिलते हैं। सर समझ में नहीं है। मैंने कहा पानी, ये मान ले पानी है यहां पर, है ना? उस पानी की जो ऊपरी सतह जो है, उस सतह पर कुछ एकल कोशिकीय जीव हैं जो तैर रहे हैं। एकल कोशिकीय जीव जो तैर रहे हैं और वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। क्या बोला हमने? अपना खाना खुद बना रहे हैं, यानी स्वयपोषी, यानी पादपों के जैसे होते हैं। उनको हम बोलते हैं पादप प्लावक बोलते हैं। जिनको नहीं पता था, सिंगल लाइन में
सिंगल लाइन में आंसर क्या? व्हाट इज पादप प्लावक, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एकल कोशिकीय जीव जो पानी की सतह पर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते, अपना खाना खुद बनाते हैं, पादपों के समान, इसलिए हमने उनको नाम दिया पादप प्लावक। पादप क्यों बोला? क्योंकि वो स्वयपोषी होते हैं, इसलिए पादप बोला, क्योंकि पादपों के समान लक्षण दिखाते हैं। प्लावक वर्ड कहां से आया? प्लावकता, प्लावकता मीन्स बायोन्सी, बायोन्सी मीन्स ऊपर की तरफ तैरना, पानी के ऊपर तैरना। तो बेटा ये जो होते हैं ना, ये बार्निकल्स, ये खाते हैं क्या? पादप प्लावक। ये क्या खाते हैं? पादप प्लावक खाते हैं। अब ये खुद मोटाइल तो होते नहीं है, यानी चलायमान तो होते नहीं है, तो ये जहां जहां पर रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां वहां पर जब वेल गुजरती है समुद्र में, वहां वहां उस वेल से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब वेल से जब ये चिपक जाते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं, तो वेल जहां जहां जाएगी, जहां जहां पादप प्लावक होंगे, वहां वहां पर इनको क्या मिल जाएगा सर? पोषण मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लगता है वेल क्या खाती है? वेल का मुख्य भोजनीय पदार्थ क्या होता होगा? हाँ जी, आपको क्या लगता है वेल का भोजनीय पदार्थ क्या होता है? तो याद रखना, वेल जो होती है उसको हम फिल्टर फीडर बोलते हैं, वो पादप प्लावक खाती है, सॉरी वो जंतु प्लावक खाती है। क्या खाती है? मछली नहीं, जंतु प्लावक खाती है, याद रखना। क्या खाती है? जंतु प्लावक खाती है। मेनली क्या खाती है? जंतु प्लावक। अब जंतु प्लावक कौन होते हैं? जो पादप प्लावक को खाते हैं। अब जरा सोचो, मैं मान लो वेल हूं और ये जंतु प्लावक है और ये पादप प्लावक है। जंतु प्लावक किसको खा रहा है? पादप प्लावक को, है ना। और जंतु प्लावक को छोटी छोटी मछलियां खाती है, और मैं जो है, मैं उन छोटी छोटी मछलियों को खाने जा रही हूं। कौन? वेल। छोटी मतलब मैं छोटी छोटी मछलियों को खाने वाली हूं। कौन? वेल। छोटी छोटी मछलियां जहां पर मिल रही है, कहां पर मिल रही है? जहां जंतु प्लावक है। जंतु प्लावक कहां मिल रहे हैं? जहां पादप प्लावक है। तो जरा सोचो, मेरे साथ साथ और कौन आने वाला है? अब मैं जिस चीज को खाने जा रही हूं, वो चीज वहां मिल रही है जहां पर पादप प्लावक है। तो जरा सोच, क्या इनको पोषण नहीं मिल जाएगा? एक पूरी फूड चेन बनेगी, एक पूरी श्रृंखला बन रही है। तो उस श्रृंखला में ये जो चिपक कर आ रही है, इनको क्या वो चीज मिल जाएगी जो श्रृंखला में जहां से पोषणता स्टार्ट हुई है? ये अपना खाना बनाएंगे, इनको खाएंगे जंतु प्लावक, जंतु प्लावक को खाएंगे छोटी छोटी मछलियां, छोटी छोटी मछलियों को खाएगी वेल। तो वेल जिसको खाने जा रही है वो वहां मिल रहे जहां जंतु प्लावक है, जंतु प्लावक वहां मिल रहे जहां पादप प्लावक, पादप प्लावक को ये भी खाते हैं। तो भाई ये चिपक लिए, मुफ्त की सवारी मिल गई इनको, मुफ्त में ये घूमते घूमते अपना पोषण ले रहे हैं। बताओ, तो फायदा किसको हो गया सर? इनको फायदा हो गया। वेल को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नहीं, ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, मुफ्त की सवारी मिल गई, खाना खा लिया इन्होंने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त निकला। बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये दूसरा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल आते हैं, और ये तीसरा एग्जाम्पल आप सभी ने देखा है। कौन सा? ये वाला। आप मुझे बताइएगा, ये बगुले आप सभी ने देखे हुए हैं, आपने चारा खाते हुए जानवर भी देखे हैं अपने आसपास। मान लो गाय भैंस जब चारा खाती हैं तो ये अपने पैरों से धम 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 करके चलती हैं। हाँ सर, चलती हैं। इनके धम 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 चलने से, यहां पर चलने से, तो अंदर जो कीड़े होंगे, जब वो पैर पड़ेगा तो वो उछलकर बाहर आएंगे। हाँ सर, और जैसे ही वो उछलकर बाहर आएंगे, ये बगुले उनको पकड़कर खा जाएंगे। तो क्या इनको कोई फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ? नहीं, इनको ना ही कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। किसको फायदा हो गया जनाब? इन बगुलों को फायदा हो गया। खत्म। बोलो जी, क्या ये तीसरा एग्जाम्पल क्लियर है? देखो, टाइम वेस्ट करोगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात सुननी थी, समझनी थी। इतनी सी बात सुनने समझने के बाद आसानी से ये चीज समझ में आ जाती है। बाकी टाइम निकालना है, वेस्ट करना है, तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। सिंपल सा था। ये जब चलेंगे, इनके चलने से कहीं ना कहीं कीड़े बाहर आएंगे, उछलकर बाहर आएंगे, तो बगले उनको क्या कर लेंगे? पकड़कर खा लेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल थे किस चीज के? बाकी इन दोनों को समझने लायक चीजें थी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकली देखे भी हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ऐसा होता भी है। ठीक है जी। चलिए जी, ये था हमारा क्या? खत्म हो गया क्या? सहभोजिता। जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर हमने कौन सा संबंध खत्म कर दिया है? बताओ हमें जल्दी से, कौन सा संबंध खत्म हो चुका है?
सर ये बगले गाय के कान में से मैल निकालते। मैंने क्या कहा था जितना टाइम वेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है दोस्त, जितना ये मैल निकालेंगे और सब निकालेंगे ये। सर हमने ये सहभोजिता के साथ साथ बेटा हम लोगों ने यहां पर क्या खत्म कर दिया है, धनात्मक संबंध खत्म कर दिए हैं। कौन से धनात्मक संबंध, पॉजिटिव इंटरेक्शंस जो थे, जिसके दो टाइप थे, एक सहजीवी जिसको हमने सहोपकारी भी बोला, और एक हमने पढ़ा सहभोजिता, उसके भी हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। डायरेक्टली याद रखने हैं सहोपकारी संबंध के 4 एग्जाम्पल। एक अतिरिक्त मैंने आपको बता दिया था दीमक और ट्राइकोनिम्फा वाला, वो आप चाहे लिखे चाहे मत लिखे, आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। 4 एग्जाम्पल उसके और 4 एग्जाम्पल सहभोजिता के, ये सीधे सीधे याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलिए जी नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध कितने टाइप्स हैं बेटा, टोटल इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं सर, ये तो 3 लिखा रखे हैं। अरे मेरे भाई जरा याद कर, शोषण जो था, इस शोषण के 2 प्रकार थे। एक था पर जीविता और एक था पर भक्षण। पर जीविता में भी एक को फायदा एक को नुकसान, पर भक्षण में भी एक को फायदा एक को नुकसान है। बस ये है, यहां पर मारकर खाया जा रहा है, यहां पर बिना मारे उसको बहुत वीक किया जा रहा है ना। और एक है अमेंसलिज्म, प्रतिजीविता, ये अंतरजातीय परजीविता बोला जाता है इसको। और कंपटीशन यानी स्पर्धा। ये टोटल हमारे 4 प्रकार है किसके, नेगेटिव इंटरेक्शन के। हाँ जी, लिएनास किस में आता है सर, लिएनास जो था वो सहभोजिता में आता है, लेकिन लिएनास बेटा हमारे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने बताया नहीं है पुष्पेंद्र। आई नो कि पिछले साल के कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज वर्ड उनको नोट्स में लिख रहा होगा, लिएनास, है ना। और आप डेफिनेटली बोलेंगे सर लिएनास पिछले साल लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, लेकिन एनसीईआरटी में दे नहीं रखा लिएनास, इसलिए मैंने सिर्फ जो एनसीईआरटी चीजें कवर कर रही है मैं वो चीजें कवर करा रहा हूं, ताकि आपका फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पर बना रहे। अतिरिक्त चीज याद रखेंगे तो मे भी हो सकता है जो एनसीईआरटी की चीज है वो भूल ना जाए, इस वजह से सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। आगे बढ़े, चलें आगे, चलो जी आइए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां पर नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, शोषण की। मैंने आपको बता दिया शोषण जो है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को क्या कर रही है, या तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है या इनडायरेक्टली उसका नुकसान पहुंचा रही है, यानी शोषण कर रही है। ठीक है, या तो डायरेक्ट तरीके से यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया यानी मार दिया, और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष मीन्स सोचो जुएं हमसे पोषण ले रही है, क्या हम मर गए, नहीं ना। लेकिन अगर हमने उसके रोकथाम नहीं करी बिल्कुल भी, तो वो हमको इतना वीक कर सकती हैं, इतना वीक कर सकती है, अंततः मृत्यु भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कहने वाली बात क्या थी, एक है प्रत्यक्ष रूप से शोषण करना यानी डायरेक्टली आना, खा जाना, मार देना, खत्म कर देना। एक है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या करना, शोषण करना, यानी आप उससे पोषण तो ले रहे हो, उसको मार नहीं रहे हो, आप पोषण लेते जा रहे हो, इतना ले लिया कि भैया फाइनली वो व्यक्ति इतना वीक हो जाएगा कि फिर अंततः क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे आप मुझे बताइए भैया प्लाज्मोडियम के केस में, अगर प्लाज्मोडियम अंदर चला गया, चला गया, हाँ जी चला गया, अंदर जाते ही हमें मार देगा, घुसा और धड़ाम मृत्यु। सोचो आज मेरे को मान लो मादा एनाफ्लीज ने काटा, उस मादा एनाफ्लीज के अंदर मान लो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम था। सोचो इमेजिन करो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम घुसते ही एकदम से भसोट खत्म, मैं एकदम से नहीं ना, टाइम लगेगा ना, पहले वो वीक करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, हमसे पोषण लेता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना वीक हो जाएगा कि हम उससे लड़ नहीं पाएगा हमारा शरीर, तब जाकर क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है।
तो कहने वाली बात क्या थी कि डायरेक्टली क्या करना, प्रत्यक्ष रूप से शोषण करना मीन्स परभक्षण, इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करना मीन्स परजीविता। ये दो प्रकार हैं किस चीज के, शोषण के। एक है पैरासिटिज्म परजीविता और एक है प्रिडेशन यानी परभक्षण यानी परभक्षिता। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां पर परजीविता की बात करेंगे, पैरासिटिज्म की बात करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, किससे, पैरासिटिज्म से। ठीक है, किससे क्वेश्चन बनेंगे, पैरासिटिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, परजीविता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक एक करके बिंदु पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो कवर होती जा रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं। आपने 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या? एक हमने पढ़ा है सहभोजिता और एक हमने पढ़ा है सहोपकारिता। 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट अपनी एनसीईआरटी को फिनिश करना है आपने, 10 मिनट के अंदर अंदर। ये सहोपकारिता यहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 मिनट के अंदर अंदर पढ़ना है। अपनी एनसीईआरटी खोलिए ताकि मैं 5 मिनट के लिए बैठ सकूं, बस और कुछ नहीं। अयो राम। सर, जैसे सुंदर जेठालाल को धीरे धीरे पैसे लेता है, वैसे ही पैराकाइटिज्म है। सर, रिएक्शन करेगा हमारी बॉडी में। सर, म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा भी आता है। यस बेटा, म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा भी आता है। ठीक है, जिसमें उच्च पादपों की जड़ें और कवक के साथ सहजीवी संबंध होता है, जिसको हम कवक मूल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कवक मूल बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। सर, मैंने आज बैच ज्वाइन किया है, क्या करना चाहिए? बेटा, सबसे पहले तो आपको इस क्लास को आज बंद करके स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से फटाफट क्लास को रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप बीच में आए हैं, बीच में पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें जो हैं पुरानी यहां पर कनेक्ट करेगी, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोरियत होएगी, आपको लगेगा सारे बच्चे हमसे आगे निकल गए, हमको कुछ नहीं आता है, तो फिर आप धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दोगे। सो इट्स बेटर कि आप लाइव पर फोकस ना करके आप फर्स्ट लेक्चर से जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है सेल, फिर सेल डिवीजन, इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें और ट्राई करें एक दिन में कम से कम 3 से 4 लेक्चर निपटाने की फास्ट स्पीड में। एकीकरण का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना। गुरुजी, ठंड में पढ़ने की ट्रिक बता दो। गरम गरम पानी पियो, पानी गरम करो। ठीक है, गरम गरम पानी पियो, पढ़ाई करने लग जाओ बस। नहीं तो गरम गरम पानी रखो अपने पास में, और जब लगे कि ठंड लग रही है तो एक उंगली जो है गरम गरम पानी में डालना, और जब ऐसे हो जाए तो फिर वापस से पढ़ने बैठ जाना। तुमको ठंड में पढ़ने की ट्रिक चाहिए,
अरे यार, सर नींद क्यों आने लगती है? क्योंकि जिस चीज में मन नहीं होता ना बेटा अर्चिता, उसको जबरदस्ती करो तो फिर नींद आने लगती है। पढ़ लिया? जल्दी से पढ़ लो ताकि थोड़ी सी मैं एनर्जी रीस्टोर कर लूं और फिर आगे बढ़े। ओके, मैं आपको भेज दूंगा। पढ़ लिया बेटा सभी ने? चल करें स्टार्ट। ओके विशाल कह रहा है सर मैं आज एनसीईआरटी पढ़कर आया था। चलो, और कोई बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़कर आया था? देखो विशाल पढ़कर आया था, विशाल कुशवाहा एनसीईआरटी पढ़कर आया था। तो आज विशाल कुशवाहा को दिया जाता है मेरी तरफ से बहुत ही बड़ा तोहफा। विशाल कुशवाहा आज एनसीईआरटी पढ़कर आया, विशाल कुशवाहा को मेरी तरफ से ये तोहफा। और कौन कौन पढ़कर आया था? और कौन कौन पढ़कर आया था? कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? बढ़िया था। विशाल कुशवाहा, मजा आया? चलो कहीं कहेंगे सर हम नहीं पढ़कर आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। चल, परजीविता पढ़ रहे? परजीविता क्या होती है? बहुत सीधी सी बात है बेटा। मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, वास्तविक परजीवी कौन सा होता है? वास्तविक परजीवी जो है या ट्रू पैरासाइट, वास्तविक परजीवी कौन सा होता है? वो जो अपने परपोषी से किस चीज के लिए डिपेंडेंट हो? अपने परपोषी पर, अपने परपोषी, परपोषी यानी होस्ट, अपने परपोषी पर किस चीज के लिए डिपेंडेंट हो? अपने परपोषी पर भोजन और आवास, भोजन और आवास के लिए डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक परजीवी बोलते हैं, ट्रू पैरासाइट बोलते हैं। सिंपल।
इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी, ये सभी बच्चे जानते हैं, आराम से ये चीज समझ में आती है। चल, पहला बिंदु, इस प्रकार के संबंध में दो जातियों के विभिन्न आकार के जीव होते हैं, जिसमें से एक छोटा जीव होता है जिसको हम परजीवी बोलते हैं, उसको लाभ मिलता है, और बड़ा जीव जो होता है पोषक होता है, उसको क्या होती है जनाब, हानि होती है। ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जो छोटा होता है और वो तो होता है परजीवी जो नुकसान पहुंचाता है सामने वाले को, और जो सामने वाला जो है वो कौन है, परपोषी है, जिससे पोषण लिया जा रहा है, आवास भी लिया जा रहा है, जगह भी ली जा रही है रहने के लिए, और उससे पोषण भी लिया जा रहा है। ठीक है, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है जी, डन। क्या ये पहला बिंदु क्लियर हो गया? ये सारे बिंदु लिखते हुए जाने हैं आपने। पहला बिंदु, परजीवी छोटा, परपोषी बड़ा। सिंपल, शॉर्ट में इतना आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा यार, इतनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आपने हेडिंग डाली परजीविता, परजीविता में पहला बिंदु आपने देखा, आपने सुना, सुनने के बाद आपने खट करके लिख दिया क्या, परजीवी छोटा, परपोषी बड़ा, खत्म। सिंपल सिंपल, एक लाइन में आ गया। चलिए जी, दूसरा, इस प्रकार के संबंध में परजीवी जो है वो पोषक के लंबे समय तक पोषण और आश्रय के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपने ऑलरेडी लिख दिया कि भैया वास्तविक परजीविता क्या होती है, जिसमें परजीवी जो है वो पोषक से क्या लेता है सर, पोषण भी लेता है, और आश्रय मीन्स जगह भी ले रहा है, आवास भी ले रहा है। वही तो कौन है, वास्तविक परजीवी है। तो जो दूसरा बिंदु था वो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, लिख लिया आपने, क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं जी, खत्म। तीसरा बिंदु, परंतु अपने पोषक को हत्या नहीं करता। अगर हत्या कर दी, लेते ही उसको पोषण लेते ही मार दिया, या मार दिया पोषण के लिए, तो वो तो परभक्षण कहलाएगा। तो इमीडिएटली उसको मारता नहीं है, हां उसको इतना वीक कर देगा, इतना वीक कर देगा कि वो बेचारा फाइनली, अगर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, उसके पास इलाज नहीं है। ये तो चलो हम मनुष्य के संदर्भ में बोल रहे हैं, जानवरों के संदर्भ में जानवरों का कोई डॉक्टर थोड़ा ना होता है कि गाय जो है आज गई गाय के डॉक्टर के पास में, नहीं ना। ये तो मनुष्य जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं किसका, एनिमल्स का, है ना। कोई एनिमल डॉक्टर देखा है तुमने? कोई एनिमल खुद एक डॉक्टर हो देखा है? पॉसिबल नहीं है ना। कोई गाय देखी डॉक्टर, कोई भैंस देखी डॉक्टर, नहीं ना। तो वो उनका खुद का प्रतिरक्षा तंत्र उनका क्या होएगा, मजबूत होएगा अपने आप को लड़ने के लिए। ठीक है, हां हम उनकी मदद कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो कहने वाली, कुल मिलाकर यहां पर कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी क्या, कि ये जो है, ये परजीवी जो है, ये परपोषी की हत्या नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं है, लेकिन हां उसको इतनी हानि पहुंचा देते हैं कि फाइनली उसकी जीवन क्षमता, उसकी जनन क्षमता, उसकी जिंदा रहने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और अगर धीरे 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 उनकी संख्या अगर कम होती गई, तो ऑब्वियस ही बात है उनका घनत्व, उनकी डेंसिटी उस जगह पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आप सभी ने, आप हालांकि आप छोटे बच्चे हैं, आप में ने कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सोशल साइंस या हिस्ट्री पढ़ी होगी। सोचिए, क्या प्लेग एक महामारी के रूप में फैला था? क्या कोरोना एक महामारी के रूप में फैला था? सोचो, अगर हम कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाते, अगर हम चेचक की वैक्सीन नहीं बनाते, अगर हम प्लेग की वैक्सीन नहीं बनाते, क्या मानव जाति अगर उसके खिलाफ कोई वैक्सीन ना बनाती, क्या मानव जाति जिंदा रह पाती? नहीं रह पाती, खत्म हो जाते सारे के सारे, धीरे धीरे खत्म हो जाते। तो जरा सोचिए, यहां पर यही तो लिखा हुआ है कि अधिकांश परजीवी जो है वो परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, मारते नहीं है डायरेक्टली, पर इतनी हानि पहुंचा देते कि परपोषी की उत्तरजीविता यानी उसकी सर्वाइवल की रेट जो होगी, जिंदा रहने की जो क्षमता जो होगी, उसकी वृद्धि की जो क्षमता जो होगी, उसकी जनन करने की जो क्षमता आएगी, उसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और फाइनली उसकी जो पॉपुलेशन का जो घनत्व जो है, उसकी जनसंख्या का जो घनत्व जो है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, वो क्या हो सकती है, घट सकती है। उसको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं मार रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। क्या आपको ये 4 बिंदु समझ में आए? पहले 2 बिंदु हमने ऑलरेडी लिख लिए, तीसरे चौथे को एक मिलाकर लिख दो। ये अपने पोषक की हत्या नहीं करते, उसको अप्रत्यक्ष हानि पहुंचाते हैं, उसकी उत्तरजीविता, उसकी वृद्धि, उसकी जनन क्षमता कम करके समष्टि घनत्व कम कर सकते हैं। बताइए, क्या यहां तक की बात, क्या ये 4 बिंदु क्लियर है? बताइए,
यहां तक की बात क्लियर है? तड़पा तड़पा के मारते हैं, बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, डंडन आगे बढ़े, चलें आगे। नेक्स्ट, वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित कर देते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने आपसे कहा कि मान लो जंगल है और उस जंगल में जो जंगल है और जंगल में क्या बोलते हैं, हाँ जंगल है और जंगल में क्या हिरण जो थे शेर से बचते थे? हाँ सर बचते थे। लेकिन जंगल में एक बीमारी फैली जो किसमें फैलती जा रही है सर? इनमें, अपने हिरण में फैलती जा रही है। अब हिरण जो वो वीक होते जा रहे हैं। एक बीमारी है जो मान लो किसी प्रोटोजोआ से फैल गई है, हिरण में फैल रही है, जिसकी वजह से हिरण जो है कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी भागने की दर जो है वीक होती जा रही है। अब जरा सोचिए, कहीं ना कहीं अगर हिरण कमजोर होते जाएंगे, उनकी भागने की क्षमता अगर कम होती जाएगी, तो उनका ज्यादा से ज्यादा शिकार होएगा। हाँ सर, तो इमेजिन करो, एक परजीवी परपोषी को वीक कर दिया। हाँ सर, वीक कर दिया। अब परपोषी वीक हो गया। अब अगर वो परपोषी वीक हो गया है तो क्या उस परपोषी का परभक्षण आराम से हो सकता है? दिमाग लगाइए। हाँ, जैसे ह्यूमंस में किल्लत की जिंदगी कर देता है सर। और कोई शब्द रह गया है तो बेटा क्या इतना सा कंसेप्ट समझ आया? परजीवी ने परपोषी को बहुत ज्यादा वीक कर दिया, इतना वीक कर दिया कि अब शिकारी जो है उसको आराम से पकड़कर उसको मार देगा। ये था मीनिंग, सिंपल सा। बताइए यहां तक की बात क्लियर है? ये 5वां बिंदु क्लियर है? आगे बढ़े, चलें आगे। नेक्स्ट, अब ये छठे बिंदु पर आता है और छठा बिंदु कई बच्चों को समझ में नहीं आता। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने पर प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होते हैं। और इसी बिंदु के साथ 3 बिंदु और हैं, 1 2 3। अब सर ये समझ में नहीं आता है। मैंने कहा आइए इसको समझते हैं एक सिंपल से डायग्राम से। मैंने कहा दोस्त मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक एक्स जीव है और ये इसका परजीवी है। ठीक है, आराम से सुनिएगा। कौन है ये सर? ये एक एक्स जीव था और इस एक्स के अंदर जाने वाला ये कौन है सर? ये परजीवी है। ये परजीवी है तो ये एक्स जीव क्या हो गया सर? ये एक्स जीव जो है ये परपोषी हो गया है, ये इसको पोषण देने वाला है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अगर इसको अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए जरा दिमाग लगाना, अंदर जाने के लिए इसको कोई साधन विकसित करना पड़ेगा। हाँ सर, सुनना, इसको इसकी त्वचा को छील कर या इसके अंदर जाने के लिए कोई साधन विकसित करना पड़ेगा। हाँ जी। या इसकी त्वचा से चिपके रहने के लिए कोई साधन विकसित करना पड़ेगा। हाँ जी। तो मान लो इसने हुक विकसित किया। ये क्या है? हुक है। हुक क्या करेगा? छीलेगा, यहां से छेद करेगा जिससे ये अंदर चला जाएगा। एक होता है चूषकांग, एक क्या होते हैं? चूषकांग होते हैं। क्या होते हैं? चूषकांग होते हैं। इसने चूषकांग विकसित किए जिसको इंग्लिश में सकर बोलते हैं। सकर जो क्या करेंगे सर? इसको इसके पास लेकर आएंगे और ये इसके पास आएगा और इससे अंदर से सक करता हुआ चला जाएगा। ठीक है जी, ये राजू ऑफिशियल को परमानेंटली ब्लॉक कर देना यहां से। ठीक है, तो ये जो परजीवी जो था, क्या ये अपने अंदर कुछ साधन विकसित कर रहा है? क्या ये परजीवी जो था, क्या ये अपने अंदर कुछ साधन विकसित कर रहा है?
किससे? इस एक्स जीव से पोषण प्राप्त करने के लिए, अंदर जाने के लिए क्या बना रहा था सर? हुक बना रहा था। और पोषण लेने के लिए क्या उत्पन्न कर रहा है सर? चूषकांग उत्पन्न किए इसने अपने अंदर विकास के दौरान किए। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, ये जो एक्स जीव है ये कहेगा आजा मेरा पोषण ले ले। सोचो, ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, ये भी तो करेगा ना, ये भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। तब आप मुझे बताइएगा, ये भी अपने अंदर विकास करेगा। सोचो, इसने अगर विकास किया इससे पोषण लेने के लिए, तो ये भी विकास कर रहा है इससे बचने के लिए, इसने भी विकास किया। अब इसने अपने आपके विकास के लिए क्या कर लिया सर? इसने अपनी जो त्वचा जो थी उसकी मोटाई को बढ़ाया होगा, या जो भी इसने अपने अंदर बदलाव किए होंगे विकास करके, इससे बचने के लिए इसने भी अपने अंदर बदलाव किए। अब अगर इसने चेंज लिया, ये एक्स जीव अपने अंदर चेंज ला रहा है, तो डेफिनेटली इसमें नहीं घुस पाएगा। अब जरा सोचिए, अगर इसको इससे पोषण लेना है तो फिर इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? फिर विकास करना पड़ेगा, फिर ना कोई साधन विकसित करना पड़ेगा इससे पोषण। फिर अगर ये विकास करेगा तो फिर ये कहेगा कि हम भी फिर से विकास करेंगे, फिर से तुमसे बचने के लिए। तो जरा सोचिएगा, क्या परजीवी और परपोषी क्या सह विकास कर रहे हैं या नहीं? दिमाग लगाइए। क्या यहां पर ये दोनों सह विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जल्दी से सोचिए। अब मत करना राजू, ठीक है? क्लास में पढ़ाई करना है, चुपचाप पढ़ाई किया करो, ठीक है? ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? अब मत करना ये काम क्लास में आकर। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या यहां पर दोनों को अगर जिंदा रहना है, इसको इससे बचना है, इसको इससे पोषण लेना है, ये अपने अंदर चेंज लाएगा तो ये भी लाएगा, ये लाएगा तो फिर ये भी लाएगा, फिर ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक दुनिया है जिंदा, जब तक दुनिया चल रही है। सोचो, अगर ये चेंज नहीं लाएगा तो खत्म हो जाएगा भाई साहब, धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर ये चेंज नहीं लाएगा तो भैया ये भी खत्म हो सकता है ना? तो दोनों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? साथ साथ विकास करना पड़ेगा। बताइए गुरु, क्या ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार जरा इनको बिंदुओं को एक बार पढ़ें, जरा इस छठे बिंदु को पढ़े और फिर आगे बढ़े। वेल डन पुष्पेंद्र, बहुत बढ़िया सर। मतलब अगर होस्ट परजीवी के खिलाफ गुण पैदा कर लेता है तो परजीवी को भी ऐसे गुण पैदा करने होंगे जिससे परजीवी को अंदर जाने के लिए लाभदायक हो। बिल्कुल सही है सर जी। आपने होस्ट को परपोसी लिखा है वाय। मम्मी सर, आपने होस्ट को परपोसी क्यों लिख दिया सर? होस्ट को परपोसी क्यों लिख दिया सर? बेटा, होस्ट को परपोसी बोला जाता है, ये परजीवी है। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर, एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है पोषण आवास के लिए। एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको पोषण दे रहा है, इसलिए परपोषी लिखा है। ठीक प्रभु, पढ़िए यहां पर सर। 5th पॉइंट समझा दीजिए एक बार। अरे अभी तो बताया बेटा, मैंने कहा मान ले एक जंगल में हिरण के अंदर क्या बीमारी फैल गई और वो बीमारी एक बैक्टीरिया से हो गई है। अब जरा सोच, बैक्टीरिया अंदर घुस गए, किसके अंदर सर? हिरण के अंदर। हिरण जो है कमजोर होते जा रहे। हिरण अगर कमजोर हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी पकड़ में आ सकते हैं ना, किसके? उनका परभक्षण आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो बस वही है कि वे परपोषी को कमजोर बना देते हैं। कौन? परजीवी जो है परपोषी को,
होस्ट को कमजोर बना देते, इतना कमजोर बना दिया कि अब आसानी से उनका क्या हो सकता है, परभक्षण आसानी से हो सकता है। यानी अब वो जरा सोच, क्या वो वीक हो गए हैं? और अगर अब ये वीक हो गए तो क्या ये सुरक्षित है कि असुरक्षित है? सर ये तो बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि परजीवी ने परपोषी के क्या कर दिया, उसको वीक करता गया, उससे पोषण लेता गया, लेता गया। ले लिया? हाँ सर। अब ये इतना ज्यादा वीक हो गया, अधिक क्या हो गया? सुरक्षित है कि असुरक्षित? असुरक्षित है कि अब आसानी से उसका क्या किया जा सकता है, परभक्षण किया जा सकता है। बस छठा बिंदु पढ़े बेटा जल्दी से, फटाफट। सर परभक्षण के लिए सुरक्षित हो जाता है ना वो, या असुरक्षित हो जाता है? सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या बच्चे हैं यार ये। तो सर जीवाणु की वजह से भी वीक हो जाएगा? बेटा जीवाणु परजीवी ही तो होता है बेटा। सर सह विकास क्या होता है? भू, बालक का नाम है भू। कल आया था चुम्मी बॉय, आज आया भू। हमें सारे जानवर हमारी क्लास में ही आ गए हैं क्या? ये सारे जानवर हमारी क्लास में ही आ गए हैं क्या? सर ये सह विकास क्या होता है? बेटा साथ साथ विकसित होना, जो अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, ये जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था ना, उसमें हमने क्या लिखा था कि भैया दो जीव हैं, एक जीव एक को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे बचने के लिए होस्ट जो है विकसित हो रहा था। होस्ट अगर विकसित हो गया तो परजीवी जो है वो बोला कि अरे भैया तुम विकसित हो गए, फिर मैं तुमसे पोषण कैसे लूंगा, मैं भी विकास करूंगा। तो दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हाँ भैया ये पढ़ लिया। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने का प्रतिरोध करने की विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने पड़ेंगे। ये बोल रहा है कि अगर कोई परपोषी यानी होस्ट के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करता है, यानी एक परपोषी है वो परजीवी को अस्वीकार करना चाहता है, एक परपोषी जो है वो इस परजीवी को अस्वीकार करना चाहता है, वो चाहता है कि ये मेरे अंदर ना आए, तो वो क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, वो कुछ साधन विकसित करेगा परपोषी। हाँ सर करेगा, साधन विकसित करता है। हाँ तो बदले में परजीवी जो है वो भी तो साधन विकसित करेगा। अच्छा तू साधन विकसित कर रहा है, मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा, मैं भी कुछ ना कुछ बदलाव लाऊंगा अपने अंदर। तो परजीवी जो है उन साधनों को निष्प्रभावी करने के लिए और व्यर्थ करने के लिए वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपने अंदर विकास करेगा, वो भी विकसित होएगा। यानी अगर एक विकसित हो रहा है तो दूसरा भी विकसित हो रहा है। ये था मीनिंग। क्लियर है, डन है। चलें जी आगे बढ़ें जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या विकास किया हमारी एनसीईआरटी ने, ये 3 बिंदु लिखे हैं, ये 3 संरचनाएं लिखी हैं, जो 3 में से एक तो चीज आपको समझ में आती है। अब जरा सोचिए, एक चीज मैंने आपको बता दी क्या, कि परजीवी क्या कर रहा है, सर परपोषी से चिपकने के लिए कुछ अंगों को विकसित कर रहा है। जैसे
कुछ चूषकांग थे, कुछ हुक जैसी संरचना थी। आसंजी अंग का मतलब होता है, आसंजी का मतलब होता है चिपकने वाली संरचना या जुड़ने वाली संरचना, जो जुड़ने में सहायता करें। जैसे हमने हुक बोला था, हुक जो थे वो जुड़ने में, छेद करके अंदर घुसने में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। चूषकांग मैंने बोला था, चूषकांग जो सक करने के लिए, चूसने के लिए, पोषण को चूसने के लिए, चिपकने में हेल्प कर रहे हैं। हाँ सर, तो ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी है, क्या कि परजीवी ने क्या अपने अंदर साधन विकसित किए। ये दो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो ये दोनों और बताने। आइए एक बार इन दोनों को और देख लेते हैं फटाफट। पाचन तंत्र का लोप और उच्च जनन क्षमता, सर इसका मतलब क्या है? मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं। मान लो ये अंदर चला गया, कौन अंदर चला गया? मान लो ये अंदर चला गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अंदर जाकर ये जो परपोषी जो था, क्या इस परपोषी से ये पोषण चुराएगा? हाँ सर, चुराएगा। मान लो इस परपोषी ने रोटी खाई, रोटी गई अंदर, रोटी के अंदर क्या था? स्टार्च था। उस स्टार्च का क्या हो गया सर? पाचन हो गया। स्टार्च आगे चलकर किसमें टूट चुका है सर? स्टार्च का पाचन हो गया। स्टार्च जो है आगे चलकर टूट गया किसमें? ग्लूकोज में। अब जैव अणु चैप्टर तुम पढ़ चुके, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अब सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाएगा। बाकी जो भोंदू लाल है उनको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, ये सोचकर कि भैया थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, लेकिन ला नहीं रहे हैं, तो भैया अब तुम लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि जो इतना तुमको बोल दिया, इतना बार कह दिया पढ़ने के लिए, फिर भी अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं चेंज लाओगे अपने अंदर, तो फिर कोई नहीं तुम्हारे लिए अब रुकेगा। इतना टाइम मैंने तुमको दे दिया है। स्टार्च जो है वो किस में बदलता है सर? ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, स्टार्च और ग्लूकोज में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ है और कौन सा सरल कार्बनिक पदार्थ है? हाँ जी, जल्दी से। स्टार्च जटिल है और ग्लूकोज जो है वो कैसा है? सिंपल है ना। सेल के अंदर क्या जाता है, जरा जल्दी से ये भी सोच लो। एक सेल जो है उसको अगर रेस्पिरेशन करना है तो उसके अंदर क्या जाता है? ग्लूकोज जाता है ना। एक सेल को अगर श्वसन करना है तो ग्लूकोज जो है उसके अंदर, सेल के अंदर जाता है। हाँ जी, जाता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, ये जो जीव जो था, ये मान लो एक बैक्टीरिया है। ये कौन है? एक बैक्टीरिया है। जस्ट इमेजिन, ये एक बैक्टीरिया, ये अंदर चला गया। या कोई भी एकल कोशिकीय जीव है दोस्त, ये कोई प्रोटोजोआ है ना, ठीक है जी। अब ये अंदर चला गया। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, ये ग्लूकोज सरल कार्बनिक पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ, इसका यहां पर क्या हुआ सर? पाचन हुआ। अब मुझे एक सिंपल सी बात मैं पूछूंगा तुमसे, ये जो है, ये जो परजीवी, ये परजीवी जो है, क्या इस परजीवी के अंदर पाचन तंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो, अगर इसके अंदर पाचन तंत्र होता तो वो पाचन तंत्र में हम पाचन कराते हैं फूड मटेरियल का। उस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन करने के लिए एनर्जी लगती है। मेरे भाई, इसको वो चीज मिल गई है जो खुद पाचन से बन रही है। किसके? इस परपोषी के पाचन तंत्र से ये चीज बन रही है। क्या इसको पाचन तंत्र की आवश्यकता है खुद के? दिमाग लगा, इसको स्मार्टली काम करना है, इसको विकसित होना है, इसको अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना है। तो हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इसको अपना पाचन तंत्र विकसित रखना चाहिए या उस पाचन तंत्र को खत्म कर देना चाहिए? दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ। क्या इसको अपना पाचन तंत्र रखना चाहिए, धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए? सर, इसको अपना पाचन तंत्र समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पाचन तंत्र की जरूरत ही नहीं है, इसको पाचन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी पाचनीय भोजन मिल रहा है। तो इसको जब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको अपनी बॉडी में चेंज लाने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंज लेकर आया कि इसने अपने पाचन तंत्र का, इसमें क्या हो गया? लोप हो गया, लॉस कर रहा है। ये अपने शरीर से पाचन तंत्र को खत्म कर रहा है। क्यों? विकास कर रहा है ना, विकास करना पड़ेगा। विकास नहीं करेगा, अपने अंदर बदलाव नहीं लगे तो प्रकृति कैसे चयन करेगी? तो ये अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है। एक तो ये चेंज लेकर आया। अब जरा सोचो, क्या इसको अपनी जनन क्षमता को कम करना चाहिए
या ज्यादा करना चाहिए? हाँ जी, क्या इसको अपनी जनन क्षमता को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, अगर जनन क्षमता इसकी कम होएगी, इसकी संख्या अगर कम होएगी, तो ये तो जल्दी से नष्ट भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई क्या ये परपोषी जो है, ये होस्ट जो है, ये भी तो अपनी सुरक्षा नहीं करेगा, ये भी तो साधन अपनाएगा ना, ये भी तो इसके ऊपर, इसका शरीर भी तो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका प्रतिरक्षा तंत्र भी तो इसको मारने की कोशिश करेगा। तो इससे बचने के लिए ये अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसके अंदर जनन की क्षमता जो है वो तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अंग, ऐसे तंत्र जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको इसको क्या करना पड़ेगा? विकास के दौरान खत्म करना पड़ेगा। जैसे कुछ परजीवियों में पाचन तंत्र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप वर्ड किससे आया है? विलोप से। और विलोप का मतलब होता है क्या कर देना? खत्म कर देना, चीज को नष्ट कर देना। क्या आपको ये दो मॉडिफिकेशन समझ में आ गए हैं? यहां पर कुछ ऐसे अंगों का विकास हुआ जो जुड़ने में, चिपकने में बने थे। यहां पर कुछ ऐसे तंत्रों का खत्म हुआ जिनकी जरूरत नहीं थी। एक ऐसे तंत्र का निर्माण हुआ, अधिक क्रियाशील हो गया, जहां पर जनन क्षमता बढ़ गई है ना। अब फर्स्ट बिंदु क्या लिखा हुआ है? सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। सेम वही चीज है। क्या? कि अनावश्यक संवेदी अंगों का अभाव। अब मैंने आपसे बोला कि दोस्त यहां पर इसके ऊपर संवेदी अंग थे। एक संवेदी अंग है तापमान से संबंधित, एक संवेदी अंग है पीएच से संबंधित, एक संवेदी अंग जो है वो है आपका रसायनों से संबंधित है। यूं समझ लेते हैं। क्या? ये संवेदी अंग है पीएच से संबंधित है, ये संवेदी अंग जो है ये हमारा तापमान से संबंधित है, और ये संवेदी अंग जो है ये हमारा रसायन से संबंधित है। ठीक है। अब जरा सोचिए, ये अंदर जाएगा, इसको ये रसायन चाहिए, तो क्या इसके अंदर ये रसायन संवेदी अंग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रसायनों की पहचान करनी चाहिए। ये अंदर जाएगा, एक निश्चित पीएच पर काम करेगा, यानी इसका ये पीएच वाला संवेदी अंग भी इसमें होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। अब मैंने बोला इसके शरीर का जो तापमान है वो उतना ही है जितना इस परपोषी के शरीर का तापमान है। तो दोनों का तापमान अगर सेम है तो इसको तापमान संवेदी अंग की जरूरत है नहीं है। तो इस कंडीशन में ऐसे संवेदी अंगों को ये खत्म कर देगा जिसकी जरूरत नहीं है। तो प्लीज अपनी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहां पर संबंधी लिखा हुआ है, संवेदी को क्या लिखा हुआ है? संबंधी लिखा हुआ है। आप प्लीज इसको इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं, वहां पर सेंसरी ऑर्गन्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर सेंसरी ऑर्गन्स मीन संवेदी अंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे संवेदी अंग, ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे संवेदी अंगों का धीरे धीरे क्या होता जाएगा? लोप होता जाएगा, उनका भी क्या होता जाएगा? अभाव होता जाएगा। ये पैरासाइट्स के अंदर क्या आएंगे सर? अनुकूलन होंगे। ये विकास करना पड़ेगा किसको? पैरासाइट्स को। लोप का मतलब क्या होता है? हम पागल हो जाएंगे यार। तुम भोंदुओं को पता नहीं क्या है यार। तो अब सुनते नहीं हो कि अभी अभी तुमको बताया लोप वर्ड किससे आया? विलोप से। बीच में कहां चले जाते हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते? विलोप का मतलब होता है नष्ट होना है। जान पूछ के मजे आते हैं, सर को परेशान करें, सुनना नहीं है हमें, है भाई सैन खान? यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं चल रही? नहीं चल रही है, नहीं चला रहे, बंद कर दी है। ठीक है, ठीक। ठीक है रोहित, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। चलिए जी, कल मिलते हैं बेटा इसके आगे। बाय बाय बच्चों, इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे, उस चैप्टर को समाप्त कर देंगे इसका।